एक इंसान के कपड़े पहनने से लेकर उसके घर से लेकर उसके माँ बाप के घर तक अगर ये सब चीजें अलाइंड होगी तो जिंदगी में सक्सेस मिलेगी। तो अब देखिए वास्तु कैसे काम कर रहा है कि जहां आपका स्वत्व का भाव होगा, जहां ओनरशिप का भाव होगा, वो वास्तु आपको प्रभावित करेगा। एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, आजकल एक और चल रही है फोनोलॉजी। क्या डिफरेंस है इन तीनों में? तो ये जो सारा फोनोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारा जो बोल रहे हैं, उसके पीछे रूट में, जड़ में जो है ज्योतिष है, इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। इंडिया में तो कंसल्टेंट को हायर नहीं कर सकते हैं, पैसे लगते हैं, लोग गरीब पे गरीब हो जा रहे हैं। वैसे नहीं होने वाली बात पर मैं एक बोलना चाहूंगा। एक ट्विन टावर था जो दिल्ली वाला, तो वो ध्वस्त, तो क्या वो भी वास्तु के कारण ध्वस्त या गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण ध्वस्त? क्या हुआ था जब वो एक आदमी के पास पैसे नहीं है तो उसकी जिंदगी में वो क्या वास्तु ठीक करे? आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आज हम ऐसे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिससे शायद लोगों की ज़िंदगी चेंज हो सकती है। शायद बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है। ये पॉडकास्ट ख़त्म होते होते मुझे पता लगेगा कि शायद असली में ज़िंदगी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। और ये टॉपिक आज इतना वास्ट है कि हर बंदा सक्सेस होने के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को अपना रहा है। अब वो है वास्तु। ठीक आप है वास्तु कंसल्टेंट, इतने सालों की प्रैक्टिस है, हजारों सालों की प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है आपका, एक्सपोजर भी है। एक्सपोजर भी है, बहुत लोगों के साथ काम किया है, डेटा पॉइंट्स है, हजारों वर्षों का डेटा पॉइंट्स है, उससे शायद आपने बहुत लोगों की ज़िंदगी चेंज करी होगी। तो मेरे को आज समझना है कि क्या मैं, मेरी ऑडियंस, जितने लोग हैं जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या वास्तु उनकी ज़िंदगी में आके एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है? क्या वास्तु उनकी ज़िंदगी में आके उनको सक्सेसफुल बना सकता है? क्या वास्तु उनकी ज़िंदगी में आके उनके लव, सेक्स, रिलेशनशिप सबको सुधार सकता है? तो आज इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, आचार्य कल्की कृष्णन जी। एक वर्ड बहुत प्यारा आ रहा है बीच में, कल्की। राइट। अब मैं तो शुरुआत यहाँ से करूंगा कि ना कल्की अवतार, आप कल्की क्यों हैं? क्या है कल्की अवतार? क्यों रखा गया आपका नाम? देखिए, नाम जो रखा गया, हमारे शास्त्रों में गुण धर्म के आधार पर नाम रखे जाते थे, तो कहीं न कहीं उसका संबंध तो है ही है। लेकिन जो कल्कि अवतार है, अगर आप शास्त्रों में वर्णन पढ़ेंगे, तो जब कोई चीज़ अति पर पहुँच जाती है, एक्सट्रीम पर पहुँच जाती है, तो संतुलन स्थापन करने के लिए हम कल्कि अवतार होता है, और वो थोड़ा-सा विध्वंसक प्रवृत्ति के हैं। विष्णु जी के 10वें अवतार। विष्णु जी के 10वें अवतार। तो विष्णु जी का जो 10वां अवतार है, इस पर बहुत बृहद चर्चा हो सकती है कि शुरुआत जो जहाँ से हुई, मीन कच्छप, ये सब होते हुए किस तरह से इवॉल्व हो रहा है ह्यूमैनिटी, उसकी पूरी स्टोरी है। हाँ हाँ। और अंतिम बुद्ध हुए 9वें अवतार, जो शांति के प्रतीक हो गए, नो एक्शन। बुद्ध की मूर्तियां देखेंगे तो शांत बैठे हुए हैं, ही जस्ट ऑब्जर्विंग, देख रहे हैं चारों तरफ कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और स्वीकार का भाव है, लेकिन स्वीकार के भाव की भी एक सीमा होती है, और कल की उस सीमा को जब खत्म हो जाए तो उसमें प्रतिक्रिया देने के लिए आते हैं। और वो कल की और बुद्ध, ये सारे अवतार हम सबके अंदर हैं। जो 10th अवतार जो बोलता है वो कब होगा? हर पल हमारे अंदर हो रहा है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। थोड़ा सा समझाओ यहाँ पे। जब भी आपके चारों तरफ वातावरण में कुछ ऐसा हो जाए कि उसे स्वीकार नहीं करना है, उसको प्रतिक्रिया देनी है, उसको बदलना है, और चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, शांति हो सकती है, संतुलन हो सकता है, कोई भी कीमत हो, तो कल की अवतार होता है, और उस प्रतिक्रिया दे करके नया संतुलन स्थापित करता है। और जब भी कोई सृष्टि होती है, सृष्टि हमेशा विध्वंस पे होती है। अगर कोई मरेंगे नहीं इस सृष्टि में, तो नया जन्म होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो वो पहले क्या खत्म क्या करना है, शिव तांडव क्यों करते हैं? विध्वंस के लिए, क्योंकि ब्रह्मा को स्पेस मिले। तो कल की अवतार वही है जो नए सृजन के लिए स्थान बनाने के लिए होता है। और जब भी किसी सही उद्देश्य के लिए युद्ध होगा, सही उद्देश्य के लिए प्रतिक्रिया भी होगी, छोटी सी, मैं कहूँ ये गलत बोल रहे हैं आप, बुद्ध ऐसा नहीं बोलते। बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि तुम गलत बोल रहे हो, मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा। तो कल की लेकिन बोलने को तैयार है, हाँ। कहने को तैयार है कि यह गलत है, और नहीं सुधरे तो मैं आऊंगा। आऊंगा। तो हर पल आपके अंदर ये खोजना है,
हर व्यक्ति को खोजना है, हर सभ्यता को खोजना है, हर गांव को खोजना है, हर घर को खोजना है, हर शहर को खोजना है कि कल की कब लाना है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिशनल सरकार बदलनी चाहिए, पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, हाँ, नई सरकार आनी चाहिए। तो हस्तक्षेप करेंगे आप ना, हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो, लेकिन हस्तक्षेप करने का अधिकार विष्णु को ही है, हाँ, नारायण को ही है। और नारायण को कभी आपने देखा है, चित्र देखा है कभी? कैसे है नारायण? सांप पर लेटे हुए हैं। हाँ, वो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड पर्सन है, हाँ, क्योंकि वो और ही जस्ट पॉइंट सोच रहे हैं कि क्या करना क्या है। रिसोर्स उनके पैर पे है। लक्ष्मी क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। वो रिसोर्स सिर पे नहीं चढ़ाए हुए हैं, वो उनके पैरों पर सोच रहे हैं कि इस रिसोर्स का कैसे यूज करना है और हस्तक्षेप करना है। तो इस जो कल की बनने का अधिकार उसी को है जो नारायणत्व तो आ गया हो, विष्णुत्व तो आ गया हो, जिसके अंदर इतना संतुलन हो कि सांप पर भी आराम से लेट सकता हो। चमड़ी मोटी होनी मतलब। नहीं, स्वीकार वो जो है चीजों क्या बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते हैं। आपको सांप पर नहीं लेटेंगे आप, लेकिन उनको सांप मिला है, जिम्मेदारियों का सांप है। वो सांप कुछ सांप नहीं है, जिम्मेदारियां हैं विश्व के भरण पोषण की, और वो उस जिम्मेदारी को स्वीकार करके नहीं, इसको ही मैं एंजॉय करूंगा, इसका ही मैं आनंद लूंगा, और तब वो विष्णु का अधिकार बनता है कल की बनने का। हर व्यक्ति नहीं, हर तो ऊपर तो गुंडा राज हो जाएगा। तो आप पहले आपके अंदर वो संतुलन होना चाहिए, संसाधन आपके पैरों तले होने चाहिए, सिर पर नहीं होने चाहिए। कहते हैं ना, पैसा बोल रहा है सिर पे चढ़ गया, नहीं, सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए। तो जिस दिन आपके नारायण जाएंगे उस दिन की प्रतिक्रिया करेंगे, आप कल की होंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपन थोड़ा सा यहाँ आते हैं वास्तु पे। क्या है वास्तु? वास्तु क्या है? बहुत सुंदर। अच्छा, मैं एक बड़ा सामान्य, आप मुझसे बात कर रहे हैं अभी, हाँ, बात कर रहे हैं। अब मैं देखिए कैसे आपसे, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे, या आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, ठीक है ना? मैं 3-4 तरीके से सुन सकता हूँ। आप बोल रहे हैं, मैं ऐसे ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है ना? मैं ऐसे देख रहा हूँ, और या ऐसे सुन रहा हूँ आपकी। क्या आप पर कोई इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा। जब मैं ऊपर देख रहा हूँ, आप बोलते रहेंगे। आपने कहा कि मान लीजिए आप, मैं ऐसे ऊपर देख रहा हूँ, आप मुझसे पूछते हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं कहा, हाँ, हाँ, सुन तो रहा हूँ भाई, हाँ, ठीक है ना? और अब मैं ऐसे सुन रहा हूँ और ऐसे सुन रहा हूँ। धीरे-धीरे आपको महसूस करेंगे, मेरे से आपका कोई मतलब नहीं है, कैसे मैं बैठा हूँ, लेकिन धीरे-धीरे जब मैं ऊपर ऐसे बोलता रहूँगा, आपकी बातों की लय खराब होने लगेगी, जबकि आपसे उसका कोई मतलब नहीं है। राइट। मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, जब मैं ऐसे बैठा हूँ, आपकी बातों में लय ज़्यादा हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये चीज़ कोई तार्किक इसका कारण नहीं है, लेकिन आप पर प्रभाव पड़ेगा। यह एक अगर आपको गालियाँ नहीं दे रहा हूँ मैं ऊपर करके वो, लेकिन आप पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसी तरह से और भी बहुत सूक्ष्म चीज़ें, ये सूक्ष्म एक बात बताई मैंने, जो सामान्य रूप से दिखती नहीं जो। दिखती नहीं, हाँ, समझ में नहीं आता है, लेकिन वास्तु उससे भी बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो लाखों सालों से मानवीय सभ्यता में, सृष्टि में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंडीशनिंग होती गई। उसको कोडिफ़ाई किया ऋषियों ने कि एक चीज़ कैसे करती है, फिर उन्होंने बहुत उस पर मंथन किया, अनुभूति की, और फिर उसको जो अमृत निकाला जो है कि आपके वातावरण जिनसे भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो तापमान भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है, कोई जीवित व्यक्ति हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, उससे कैसे वो कैसे आपको प्रभाव डालती है, वो बहुत ही सूक्ष्म वो विज्ञान है, वह वास्तु है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। वास्तु जो शब्द है, कभी आपने सुना वो बस गए, वहां पर हिंदी में बोलते हैं, बस गए, वो रह रहे हैं, वो बस गए हैं। और या अंग्रेजी में बोलते हैं, आर यू स्टेइंग हियर? फिर आप पूछिए, आर यू सेटल डाउन? हाँ, सेटल डाउन में बहुत अंतर है, अंतर हो जाए। ठीक है ना? तो वास्तु क्या है? बस जाना है, सेटल डाउन हो जाना है, कंफर्ट लेवल को क्रिएट करना है। तो ये है वास्तु। और अगर आप कंफर्ट लेवल आपका बढ़ जाए, सेटल डाउन हो जाए, तो क्या होगा आपके जीवन में? आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। मान लीजिए आप कंफर्टेबल नहीं है, आपका बच्चा, तो आप झगड़ा कर लड़ाई करेंगे कि वो अच्छे से बात करेंगे? लड़ाई। लेकिन सेटल डाउन होगा तो अच्छे से बात करेंगे। हाँ, अब वो बच्चे से आपने अच्छे से बात की, बच्चे के मन में क्या आएगा? पॉजिटिव बातें आएंगी। ये हर चीज में, आप इंडस्ट्री में हैं, एम्प्लॉय से कैसे बात करेंगे, आपका वास्तु सही है। ये बहुत, मैं
ग्रास लेवल पे बता रहा हूँ, बहुत ऊपर जो है, लेकिन वास्तु ये चीज मतलब समझाने के लिए कैसे काम करता है, लेकिन वास्तव में बहुत जाकर डिजिटल डाउन जब वास्तु होता है, बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान होता है। इस तरह से काम करता है कि मैं कहता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा कोई विज्ञान है नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अभी आपने बोला कि जैसे आपने कलर से, चीज़ों से आपने इंटरेक्ट किया तो वास्तु वहाँ पे। मैंने वॉच पहना है, जब मैं वॉच पहनता हूँ तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है, ठीक है, और जब मैं इस तरह की चेन वॉच पहनता हूँ मुझे कॉन्फिडेंस लगता है, बट जब मैं पहनता हूँ तब मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। जैसे ठंडी घड़ी होती है थोड़ी सी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी बोल रहा था टीम को, अगर ये वार्म होती थोड़ी सी तो मुझे अच्छा फील होता, पर ये बहुत ठंडी है तो फिर मेरे को लगता है कि मैं इसको खोल के रख दूँ साइड में। तो क्या ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है? देखिए, जो आपने घड़ी पहनी, घड़ी दिखाइए जरा मुझे। हाँ, कभी आप देखिएगा, ये जो घड़ी है, कभी एक छोटी सी घड़ी पहन के देखिएगा। हाँ। ये छोटी घड़ी, आपको मालूम नहीं कि लॉजिक क्या है। हाँ। आप जब भी देखिएगा, एक घड़ी का भी एक विज्ञान है, वो भी वास्तु से जुड़ा हुआ है। एक भारी घड़ी है, मेटल है, लेदर की है, कलर क्या क्या इसमें इस्तेमाल हुए हैं और तमाम चीजें हैं। इसका डायल का रंग क्या है, इसमें डिजिट्स कैसे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब आप जैसे इसमें जो है क्या है कि 4 डिजिट्स हैं, हाँ। ठीक है ना। अभी आप 12 डिजिट कर दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी कम्युनिकेशन और बढ़ जाएगी। अभी फोकस्ड कम्युनिकेशन आपका है, लेकिन बाद में कम्युनिकेशन और बढ़ जाएगी, लेकिन शायद उतना फोकस नहीं रहेगा। हाँ। ठीक है ना। लेकिन अगर यही आप किसी भी देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को, जो खासकर होम मेकर्स को, वो देखेंगे घड़ी जो है, बड़ी अजीब बात है, उनकी घड़ियां बड़ी छोटी छोटी होती हैं। जो महिलाएं जो घर छोटे डायल पहनती है, छोटे डायल पहनती है, ज्यादातर छोटे डायल पहनती है। लेकिन वही लड़की, अगर आप फिर यही देखिएगा, अगर किसी कॉर्पोरेट हेड के पास जाइएगा, अगर वो घड़ी पहने होगी, बड़ी सी पहनी, मोटी घड़ी बनती है, हाँ, बांधी होगी। तो आप देखिए वास्तु कैसे काम कर रहा है, ये घड़ियों में भी काम कर रहा है। जैसे मैंने मोटी पहनी है, मोटी पहनी हुई है, अपने आप ही पहनी है। हाँ, अपने आप पहनी है, डायल बड़ा है। हाँ। ये बता रहा है कि आप बड़ा कुछ, दिमाग में बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, अब बड़ा अभी आपके दिमाग में एक इम्पेशंस भी है कि बहुत ही अलग ढंग से बोल रहा हूँ कि कितना बड़ा मेरा जो है पॉडकास्ट जाएगा आगे, ठीक है ना। तो ये घड़ी बता रही है। इसको देख करके मैं और भी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा विषय से एकदम परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन घड़ी भी आपको डिफाइन करती है। अब छोटी सी घड़ी है, अब जैसे आप एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप घर जाते हैं, रिलैक्स्ड होकर के पहुंचते हैं, अचानक घड़ी उतार देते हैं। उतारते नहीं उतारते हैं? बिल्कुल उतार देते हैं। क्यों उतारते हैं? क्योंकि ये घड़ी एक डिसिप्लिन है, एक टाइम का डिसिप्लिन है। आई यू वांट टू, आप उस डिसिप्लिन से, उस अनुशासन से बाहर निकलना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। अब देखिए कितना आपको पता नहीं है क्यों आपने घड़ी उतारी। ये है वास्तु। हाँ, बहुत सही बात बोली आपने। वास्तु छोटी छोटी ऐसी सी चीजों को जीवन में लेके आता है। मेरी पत्नी तो जो खुद बहुत बड़ी ज्योतिषी है, ऐसा मैं कहता हूँ, बॉस है मेरी, ऑफिस में भी, घर में भी, बता रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग की घड़ी। आप घड़ी आपकी देखी नहीं, उन्होंने आपके बारे में इतना पूरा कच्चा चिट्ठा आपका निकाल करके रख देंगी, और फिर सी सजेस्ट की, आप पूछेंगे आप जाना कहाँ चाहते हैं, देन सी मे सजेस्ट यू द बेस्ट वॉच फॉर इट। क्योंकि दोनों का अंतर संबंध है ना, दोनों का अंतर संबंध है। अगर आपने ये घड़ी पहन करके आपके बारे में बता ही सकती है, तो घड़ी बदल के दूसरा कुछ कह सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये बड़ा वास्तु जो है इतना सूक्ष्म है कि मैं क्या बोलूं। मतलब एक मेरे को थोड़ा समझते हैं, मेरे को अभी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, और ऑडियंस को भी बहुत इंटरेस्ट आएगा, और अपन इसको चलते लेके चलेंगे। जैसे वास्तु, मेरे को बताओ कि एक इंसान के कपड़े पहनने से लेकर, उसके घर से लेकर, उसके माँ बाप के घर तक, और उसके भी माँ बाप के घर तक, सब कुछ इम्पेक्ट करता है। और जहाँ वो ऑफिस में काम करता है, अगर ये सब चीजें अलाइंड होगी तो जिंदगी में सक्सेस मिलेगी। नहीं, देखिए मैं अलग ढंग से बताऊंगा आपको। एक बड़ा रुचिकर है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, उसके जो हेड हैं वो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। और ऐसा वो कहते हैं कि उनकी जो उन्नति है या जो समस्याएं कम आती हैं उनके जीवन में, देखिए बहुत बड़ा कई इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़े भारत के नामी गिरामी हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें होती ही रहेंगी, टैक्स वाले भी आएंगे वाले, लेकिन ऐसा वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत मेरे कारण से आसान है। ठीक है ना। अब और मैंने आपको, जब हम इनफॉर्मल बात कर रहे थे, मैंने बताया कि पूरे कन्वर्सेशन में मैं कभी किसी क्लाइंट का अपने नाम नहीं लूँगा। तो वो है हमारी एक प्राइवेसी, और रिस्पेक्ट है उसकी प्राइवेसी की। तो एक बार उनके घर में, परिवार में बहुत एक अजीब समस्या आ गई।
अब बहुत वास्तव में अजीब समस्या थी, तो आए मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि क्या करें इसका हम? तो मैंने कहा कि आपके घर में इस डिग्री पर, देखिए मैं वास्तु जो सही वास्तु है वह केवल 4 दिशाओं 8 दिशाओं की बात नहीं करता है, वह एकदम सूक्ष्म अंशों पर जाता है, डिग्रीज कितने डिग्री पर। मैंने कहा इस डिग्री पे ये चीज है क्या? तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, जितनी मेरी फैक्ट्री है और जितने मेरे घर है, कई घर है उनके बाहर भी, जो है इंडिया के बाहर का मैंने केवल मैप चेक किया, मेरे पास समय नहीं रहता विदेश जाने का, उसके रीजन है कि 1 हफ्ते कम से कम प्रोग्राम बनाओ। यहाँ जितने भी भारत में उनके घर हैं, जहाँ रहते हो, वो सारा मैं उन्होंने कहा कि आपने वास्तु किया मेरे घरों का और मेरे और सारी फैक्ट्रियों का किया है, ऑफिसेज का किया है, बिना आपके अप्रूवल के वो काम आगे नहीं बढ़ता है। तो आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं तो थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा है मुझे कि एक। तो मैंने कहा कि लेकिन मैं बहुत ही मेरे दिमाग में था कि नहीं ऐसा कुछ है। और कई बार जानते हैं जो लोग, मुझे मेरे क्लाइंट्स भी हैं, मैं बोल देता हूँ कि आपके यहाँ पर ये टॉयलेट है, यहाँ पर है, वो आया हुआ है कुंडली दिखाने के लिए, समस्या अपना डिस्कस करने के लिए। लेकिन मैं बोल देता हूँ, बाद में निकलता है, क्योंकि वो समस्याओं से हम कोरिलेट करते हैं। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए, जो है जो भी सज्जन उनका नाम है, मैंने कहा कि अगर आपका पूछो कि आपका घर कहाँ है, अटैचमेंट एकदम कि मेरा घर तो कौन सा है? तो तब वो थोड़ा सा हिले। उन्होंने कहा आचार्य जी, आपको झुंझुनू में मेरा एक पैरेंटल होम है, मुझे क्योंकि बहुत छोटा बचपन वहीं बीता है तो मुझे उसकी फीलिंग आती है। अब झुंझुनू से क्या है कि इंडिया के, भारत के बहुत सारे जो उद्योगपतियों का झुंझुनू से हुआ है। अभी भी उनकी हवेलियाँ बहुत अच्छे ढंग से, अभी हवेली टूरिज्म भी स्टार्ट हो गया है, राजस्थान सरकार ने किया है। तो मैंने कहा कि मैं तो कभी गया नहीं वहाँ पर। उन्होंने कहा कि तुरंत चलिए। अब मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मेरी पत्नी है नहीं, मैंने कहा अरे तो उन्होंने मेरी पत्नी को सीधे मिला दिया, हमारे अच्छे संबंध हैं। पत्नी को मिलाया उन्होंने और कहा कि आचार्य जी मेरे साथ जा रहे झुंझुनू। मैंने कहा, वो हैरान है, कहाँ जा रहे हैं अभी, तो कपड़े-वपड़े? कहा कपड़े-वपड़े ले लेंगे, अभी तुरंत हम कार में, एक बहुत अच्छी कार उनकी है, और ड्राइवर को उन्होंने बुलाया, स्टाफ को, कहा कि वहाँ कपड़े मुझे मिलने चाहिए इस साइज़ के, और हम लोग तुरंत झुंझुनू गए। और झुंझुनू में उस घर में जो है, वहाँ पर वही प्रॉब्लम मिली और किया और समस्या हल हो गई। मैं एक स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, कहानी आपको, इसलिए कि जहाँ आपका स्वत्व का भाव होगा, बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूँ और दर्शकों से भी समझिए, जहाँ ओनरशिप का भाव होगा, आपके 10 घर हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 1 हो सकता है आपके। अगर बच्ची कोई आ गई शादी करके, उसने वहाँ पर स्वत्व का भाव नहीं, ओनरशिप का भाव नहीं है, उसके पैरेंटल होम में, तो वहाँ का वास्तु अब प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका जुड़ाव है, तो वहाँ का वास्तु उस बच्ची को करता रहेगा। अब समझ में आ गया मुझे। हाँ, जहाँ-जहाँ आपका, जैसे कि मान लीजिए आपने एक मकान बनाया और आप ने आगे कब्ज़ा कर लिया सड़क का, और वहाँ जनरेटर रख दिया, कर लिया, तो जो आपने कब्ज़ा किया वो भी वास्तु आपको प्रभाव करने लगेगा। वैसे तो सड़क है, सरकारी है, लेकिन जहाँ आपका ये मन से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जहाँ-जहाँ आपका जुड़ाव होगा, वो वह वास्तु आपको प्रभावित मतलब जो करेगा। चीज़ दिख रही है वो नहीं है, मतलब समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भावनाएँ हैं, जो जैसे कोई पत्नी से प्रेम करता है, तो प्रेम वाला भाव है, हाँ, 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 वो प्रभाव करेगा, वो प्रभाव करता है। आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कब क्या चल रहा है? अभी अपन एकदम बात कर रहे हैं पर सोच क्या रहे हैं? सोच क्या रहे कुछ हैं, बात और भी सोच सकते हैं अपन। कुछ और भी सोच सकते मैं मेरे घर के बारे में, जहाँ मेरा अटेंशन है, मतलब जो मेरे को लव अफेक्शन देता है घर, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मतलब मेरी मेरी सारी चीज़ें वहीं पे है। हाँ, जहाँ मेरा घर, मेरा मेरा ऑफ़िस। ऑफ़िस, जिस मेज़ पे आप काम कर रहे हैं, मेज़ भी प्रभावित करती है। हाँ। कितने बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करते हैं, आईआईटी तैयारी करते हैं, मैं कहता हूँ ये मेज़ पर आपने ये कर रखा है, हुँ। कहीं वहाँ मिला। मैंने कहा नहीं, वो प्रभावित करेगा आपको। कभी-कभी लोग हँसते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो रहा है, तभी तो मैंने बिना देखे कहा आपसे। यहाँ पे समझ गया मैं कि भावनाएँ चीज़ें काम करती हैं। अब मेरे को समझाओ सर कि आचार्य जी, कि बहुत जैसे अलग-अलग चीज़ें, सिचुएशन आ जाती है, कभी आपको आपको लगता है यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारी सिचुएशन है। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, पर एकदम से आपदा, एक आपदा, ख एक चीज़ हुई, दूसरी चीज़ हुई, तीसरी चीज़ हुई, खट, 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 3-4 चीज़ आई, मैं डर गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मैं समझ पा रहा हूँ। अब ये समझाओ मेरे को कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, जो जेल गए, सब लोग जेल गए। हाँ। अब वो सब ये जगह जाके बोल रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, कोर्ट वाली बात एक डिफरेंस, अलग चीज़ हो गई कि भाई क्या मुकदमा, क्या फाइनल होगा। बट क्या ये वास्तु दोष के कारण भी हो सकता है इनका? हाँ, देखिए क्या होता है कि दोनों चीज़ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ।
एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। और जब हम एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं किसी के यहाँ गया था, उनके यहाँ बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। तो एक मॉडर्न आर्ट का स्कल्पचर उनके यहाँ लगा हुआ था, और जिस ऑर्गन में उनकी बीमारी थी वही ऑर्गन उसमें नहीं था। तो क्या अशुभ हो रहा था? कोई श्राप निकल रहा था? नहीं। क्या होता है कि जब आप उसको देखते हो जब आप, तो आपका सबकॉन्शियस कैसे है, जो रेप्टिलियन माइंड जिसको कहा जाता है, जो जानवरों वाला दिमाग है, उसका बुद्धि है नहीं ना। इस पे आप कितनी किताबें सबकॉन्शियस माइंड पे आ गई हैं, किस तरह से आप अपने इवेंट्स खुद क्रिएट कर सकते हो, मैजिक और तमाम किताबें बहुत सारी आ चुकी हैं, आप जानते हैं। तो वो उसे दिखा रहा है वहाँ कमी है। आप इसीलिए जो जितनी भी देवता हमारे हैं वो संपूर्ण है, संपूर्ण है। 4 हाथ है तो 2 हाथ इधर 2 हाथ इधर, सारे उनका देखेंगे, कोई ऐसा नहीं कि अजीब सा कुछ कर रखा उन्होंने। एकमात्र देवता जिनमें विषमता है वो गणपति है। गणपति जी, गणपति का एक दांत आधा है, ठीक है ना। उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि गणपति को देखोगे तो क्या एनर्जी आपके अंदर आनी चाहिए। तो ऐसे जो भी आप देखते हो, जो भी सोचते हो, उसका असर धीरे 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 आज पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, मर्फी की किताब है, आपने बेस्ट सेलर और इस तरह की आप हजारों किताबें लिखी जा चुकी है। लेकिन वास्तु इस बात को बहुत पहले से समझ रहा था, हमारे ऋषि लोग बहुत पहले समझ रहे थे। जैसे मैं एग्जाम्पल बहुत ही, मैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स में एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक हनुमान की मूर्ति है, मैं आपकी टीम से भी कहूंगा कि हनुमान की मूर्ति वो दिखा देगा जब रिकॉर्डिंग होगी। हनुमान की मूर्ति देखी आपने, वो पहाड़ लिए हुए लाल रंग के हैं, आप देखे तो क्या आपके दिमाग में आएगा? आपको पता नहीं, आप तो हनुमान जी को देखने गए हो ना, पूजा करने गए, हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ रहे हो। आप साढ़े साथी ज्योतिषी के पास गए मेरे जैसे, उन्होंने कहा साढ़े साथी चल रही है, जाओ तो हनुमान जी की पूजा करो। आप तो हनुमान जी पूजा करने गए। लेकिन जो आपका जो रेप्टिलियन माइंड है, जो एकदम बेस, जो कहते हैं सर्वाइवल वाला ब्रेन है, वो क्या देखता है कि कोई व्यक्ति है, उसको तो हनुमान जी मालूम नहीं है ना, वो रिलीजन से मतलब नहीं है, वो चाहे स्पेनिश हो चाहे इसको, उसको एक ही ब्रेन है, सबके अंदर वही ब्रेन है। और उस समय से ब्रेन है जब धर्म इस तरह से था भी नहीं, ठीक है ना। वैदिक काल में हनुमान जी नहीं थे उस तरह से, और तो ऋषियों ने कैसे एक मूर्तियां बनाई, बड़ा विज्ञान है। तो उसको ये दिखता है कि एक व्यक्ति के पहाड़ लदा हुआ है, लेकिन वह जंप करने कोड़ने को तैयार है। तो मोटिवेट होगा कि डिप्रेस होगा? मोटिवेट होगा कि मैं भी कर सकता हूँ। कि एक आदमी को पहाड़ लदा हुआ है, फिर भी वो जंप मारने तैयार है। अब फिर उसके बाद एक और उसका एंगल है, कलर। जो हनुमान जी का जो कलर है वह लाल और पीला मिला करके बना हुआ है। उसका वास्तु में एक अलग ही डायमेंशन है, योग में, तंत्र में, हर जो भी कलर थेरेपी में उस कलर का एक अलग विज्ञान है, वो अलग ढंग से आपको प्रभाव करता है। और हनुमान जी केसरिया रंग के हैं, कोई लॉजिक नहीं है। कहीं स्टोरी आपने पढ़ी क्या कि केसरिया रंग के हनुमान जी रहते हैं? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। अब बाद में बहुत एक स्टोरी बनाई गई कि वो सीता जी के सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा क्यों लगा रही हो, लेकिन तो उन्होंने कहा कि श्री राम जी प्रेम करते, तो उन्होंने पूरा सिंदूर लगा लिया। बट वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लेकिन यह जो कलर है ये वास्तु सम्मत है। ये कैसे आपके अवचेतन मन को किस तरह से प्रभावित करेगा, तो वास्तु इतना गहरा है। आप कोई भी मूर्ति दे, कुछ भी आप देखते हो, हम बस्ट लगा देते, अभी किसी उद्योगपति के यहाँ हाफ बस्ट ऐसे लगा हुआ था, हमने कहा ये आपको डिफिशियंसी लाएगा। मुझे इस तरह एक बात बताओ कि मैं भी बहुत सारे रील देखता हूँ, मैं भी इस कंटेंट की दुनिया में हूँ, रील देखता हूँ, मेरी भी आदत है। तो एक रील, एक मैडम बोल रही थी कि रातों रात रील वायरल हो जाएगी, आपकी रातों रात रील वायरल हो जाएगी, सुबह उठोगे, आँख खोलोगे और आप देखोगे कि मिलियन मिलियन व्यूज है, लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं। तो पूछा कि क्या करना है सब, तो मैडम ने बोला कि आपको काला नहीं पहनना है और ब्लू नहीं पहनना है, ओके। और साउथ डायरेक्शन में मुंह रखना है, और फिर आप बात करो, आपकी रीलें वायरल हो जाएगी। क्या ये सच्ची बात है? तो फिर मैं भी करना चालू करूं, थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव जानता हूं मैं। देखिए क्या है, कुछ उसमें सही भी है, कुछ गलत भी है। पहली बात कि काला और नीला रंग जो है, काला काला रंग कहाँ देखते हैं आप?
रात को अगर आप प्राइमिटिव पर्सन हैं, 10,000 20,000 साल पहले के इंसान हैं, रात को कालापन दिखता है और उस समय आपकी मूवमेंट बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन बहुत मिनिमम हो जाता है। और उस समय का इंसान क्या था, पेड़ पर चढ़ जाता था कि जो नीचे जीव जंतु आएंगे उनसे ना हो। तो जब भी काला रंग कोई किसी को भी काला रंग आप इसे अंदर पहना हुआ है आपने, या ऐसे किसी भी कोई जैसे आप देखेंगे नेता लोग कौन सा कभी किसी नेता पहनते हैं सफेद पहनते हैं, जस्ट अपोजिट पहनते हैं। तो व्हाइट कलर जो है, जो श्वेत रंग है, श्वेत वर्ण है, सफेद रंग है, वास्तु के हिसाब से ओपननेस है, खुलापन है, स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है। काला निगेशन है, वो कहता है स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अलग हूं। तो ये है। तो काला रंग जब आप नहीं पहनना शुरू करते तो आप स्वीकार्यता अपनी बढ़ाते। अगर मेरी बात करूं तो मेरी तो जितनी भी रील वायरल हुई है और करोड़ों करोड़ों व्यूज गए, सब काले टी शर्ट में गए और ना साउथ डायरेक्शन में बैठे। हम तो जानते भी नहीं थे कि साउथ डायरेक्शन क्या होता है। तो निश्चित ही फिर वह रील आपकी डिस्टिंक्ट होगी, अलग होगी, जनरल थीम पे नहीं होगी। कालापन यूनिकनेस बताता है, मैं अलग हूं आपसे। और फिर दो चीजें, दो तरह से आप लोगों से जुड़ सकते हैं, या तो एकदम अलग हो या उनकी तरह हो जाए। सफेद रंग बताता है उनकी तरह हो गया, मेरा आप में कोई भेद नहीं है। आप बहुत नाराज हैं नेताजी से जो है, अब गए आप वहां पर और नेताजी को देखे तो वो सफेद सफेद कपड़ों में, तो आपका सब कॉन्शियस कहता है कि नहीं उतना बुरा शायद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन काला रंग देख के लगता है ये बंदा अलग है। अगर आप डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों से कहना चाहते हैं कि देखो तुमसे मैं अलग हूं, अगर कोई अलग हो तो इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं आपको? लगेगा। तो वो भी एक तरीका है। ये भी तरीका है। ये तो फिर बढ़िया हो गया मेरे तो। बढ़िया है। तो अगर आप आइडेंटिटी अपनी एकदम अलग बनाना चाहते हैं तो काला रंग बहुत हेल्प करता है। आइडेंटिटी अलग बनाना चाहते हैं भाई साहब, कल से काला रंग पहने, हमेशा पहनेंगे। ओ प्रोड्यूसर साहब, कल से काला पहनेंगे हमेशा। मैंने सोचा कि मैं करके ट्राई करता हूँ। हाँ, नहीं मैं भी वो उस ट्रैप में आ गया था। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर हम ऐसे ही रील टिप देते हैं ना, हमें उसके पीछे का तर्क मालूम होना चाहिए। ये तर्क तभी आपको मालूम होता है जब आप उस वास्तु जो भी कोई किसी भी विज्ञान पर लागू होता है उसमें डूबे हो। सुपरफिशियल नॉलेज हो, सुपर ऐसे 2 दिन का कोर्स कर लिया हो, ऐसे पढ़ लिया हो, तो उस पे नहीं हो पाता। अच्छा, आपने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था, मेरे को उसका याद आ रहा है, जो ट्विन टावर था, जो दिल्ली वाला, गुड़गांव वाला, राइट? नोएडा का, सॉरी। नोएडा में, हाँ। हाँ, तो वो ध्वस्त, तो क्या वो भी वास्तु के कारण ध्वस्त या गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण ध्वस्त? क्या हुआ था जब वो मतलब भारत की सबसे बड़ा विध्वंसक घटना थी और प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन था, वर्ल्ड के सबसे बड़े घटना थी वैसे मैं समझता हूँ। और एक सुपरटेक ग्रुप है यहाँ का, और देखिए क्या होता है ना कि मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति आजीवन विद्यार्थी रहता है, सीखते रहना चाहिए। और सीखते रहने के लिए आपको आंखें, कान, जो भी सेंसर ऑर्गन्स हैं वो आपको रहना चाहिए। तो जब ये बहुत ही महत्वाकांक्षी यह टावर जो है लॉन्च किया गया, बनने के लिए बताया गया, तो वो आप गूगल पर कभी भी किसी प्रोजेक्ट का मैप देख सकते हैं। तो मेरा ध्यान गया कि एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु पे, उस प्रोजेक्ट के सेंसिटिव पॉइंट पे ये बनने वाला है। मैंने तुरंत लोगों से संपर्क किया और विश्वास नहीं करेंगे, जो भी कहते हैं ना कि हुएवर मैटर्ड जो है, सबसे मैंने संपर्क किया, अथॉरिटी से, इनसे उनसे जो है सबसे किया। हाँ, सबसे किया। और फिर मैंने जो है मिस्टर जैन थे वहाँ के आरडब्ल्यू के हेड। तो अब देखिए मेरा कोई मतलब नहीं है सुपरटेक से बात की, सुपरटेक है, सुपरटेक को तो दिख रहा है कि हजारों करोड़ कमाएंगे हम इसमें। तो वो तो और थोड़ा सा अरोड़ा जी मुझे क्षमा करेंगे, थोड़ा सा अडामेंट रखती है। लोग कभी कभी ना सफलता जो है किसी किसी को कर देती है, तो उसके एमडी जो है सुनने को तत्पर नहीं रहते हैं, सोचते हैं कि मैं तो सर्वशक्तिमान हो गया हूँ। तो कुछ ऐसा ही मुझे ऐसा लगा। तो मैंने जैन साहब से कहा, जैन साहब इज नो मोर नाउ, जैन साहब से कहा, मैंने कहा ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। फिर उनको दूसरे भी एंगल बताया कि तो अन्याय हो रहा है आपके साथ, फिर ये तमाम बातें। तो वो उन्होंने भी लेटर लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरा लोकस स्टैंडी जो कोर्ट लीगल भाषा में, कि मेरा उसमें कोई स्टेक नहीं था। मैं ऐसे लिख रहा था कि वास्तु के हिसाब से, और कौन सुनेगा कि वास्तु के हिसाब से खराब होने वाला है। तो उन्होंने उस बात को कहा कि हमारे राइट्स खत्म हो रहे हैं, और बहुत अच्छा उससे मित्रता हुई। वॉज ए वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति जैन साहब। तो उन्होंने दुनिया भर के फिर कोर्ट में भी चले गए। तो जब कोई नहीं सुना तो फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किया और वो बनना शुरू हो गया। मैंने कहा ये बहुत खराब घटना होने वाली है, और मैंने
प्रॉपर एक एकेडमिक वीडियोस बनाए हैं कि देखिए वास्तु का सिद्धांत होता है, इस डिग्री पे होता है। नॉर्मली आप प्रोफेशनल डॉक्टर से ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपका यहाँ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मैंने कि लोग समझें। फिर मैंने एक फेंग शुई के आधार पर वीडियो बनाया। वास्तु फेंग शुई लगभग जुड़े हुए हैं, जुड़वा भाई है, और थोड़ा सा डायमेंशन अलग है, उसका रीजन कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो दोनों बनाए, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर करते 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 जब विध्वंस वाली बात हुई तो मेरे एक दिमाग में आई कि ये 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1,000 करोड़ जो भी कितने बिल्डिंग है यार, ये अगर गिरेगी तो नुकसान किसका होगा? देश का भी होगा। सुपरटेक का, बायर्स का नहीं, ये रिसोर्स खत्म होगा। तो वो फिर मैंने फिर वीडियो डाला, रिक्वेस्ट किया, एक चेन ऑफ यूट्यूब वीडियोस हैं, अंत में गिर गया। अब तो मैंने कहा कि सुपरटेक को मैं अभी भी इसको बचाने कुछ रास्ता निकाल सकता हूँ। आप पहले ही बना रहे थे ये वीडियो बना रहे गिरने थे। से पहले? हाँ, गिरने से पहले। और अब फिर गिर भी गया। तो ये वास्तु इस तरह से, और जो प्रेडिक्शन इतनी पहले कर दी गई, और वो जो है, और अब क्या बोलूँ मैं आपको? तो आप तो बोल ही रहे हो, आप तो बता दिया आपने तो सब कुछ। मतलब बात बताओ कि जैसे आपके कोई क्लाइंट होंगे, जरूरी नहीं कि जैसे आप भगवान तो नहीं हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ हाँ, भगवान नहीं है। है ना? हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। हाँ। हर व्यक्ति के अंदर है, बट अपन ऐसा बोलते हैं ना, जैसे कि आपने बोल दिया भगवान थोड़ी होगी ये सच हो जाएगा। तो मैं एक ऐसा प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ कि सारा भगवान तो नहीं है कि आपके बहुत सारे क्लाइंट होंगे, ठीक है, 50 क्लाइंट होंगे, 50 क्लाइंटों में कभी कभी होता होगा इस क्लाइंट को बेनिफिट नहीं हुआ, इसको वो जो चीजें बोली थी उसने करी भी सरी पर नहीं हुई। हो सकता होगा ऐसा, हाँ, होता है। पॉसिबिलिटीज है ना? हाँ, होता है। तो फिर उनको कैसे टैकल करते हो आप? क्या समझाते हो उनको, यार देखो मैंने तो बताया था पर ऐसा नहीं हुआ? नहीं, देखिए, मेरा बहुत ही डिफाइंड तरीका है वास्तु करने का, और सौभाग्य से भारत के सबसे अच्छे ब्रांड्स को हमने हैंडल किया है। बेस्ट ब्रेन जो दिमाग जिनका है, जिनको लोग मानते हैं कि उनके साथ काम किया है। और केवल यही नहीं, मतलब कि विदेशों के ऐसे लोग, सामान्यतः वास्तु ज्योतिष माना जाता है कि हिंदू लोग या भारतीय लोग मानते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के, दूसरे देशों के साथ भी काम किया है उनके साथ। तो जब हम बताते हैं तो बताने कोशिश करते हैं कि यह असुविधा आप क्या है, यह न्यूनता है, डेफिशिएंसी है, ऐसे ऐसा होने वाला है। उनको विकल्प देते हैं कि क्या आप उससे बाहर निकलना चाहते हो? अच्छा। ठीक है ना? तो अगर वो नहीं निकलता, आज तक किसी ने हमें ऐसा नहीं कहने आया कि आपके चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और फिर हमें नहीं हुआ लाभ। ऐसा हम लोग, क्योंकि पूरा हम यहाँ एक सिस्टम है हमारे कंपनी का कि जो है कि हम फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो जितनी इंडस्ट्रीज का हमने किया हुआ है निकालते हम्म। कि कैसा रहा आपका। घर में तो बहस हो सकती है कि हम खुश नहीं हुए या नहीं हुए, नहीं, लेकिन इंडस्ट्रीज की जो बॉटम लाइन होती है, जो नीचे बैलेंस शीट की बनती है, वो तो बता देती है ना, वो बता देती सब, बता देती है। सब खोल खोल देती। हाँ, एक और बात बताऊं मैं, हमारे मित्र कहते हैं बता दिया करा करो। जब भी मैं किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर लिस्टेड हैं उसका वास्तु करने गया हूं, तो पहले मैं शेयर खरीद लेता हूँ। अच्छा। उसका दो रीजन है, एक तो मेरा स्टेक बन जाता है, मेरा सबकॉन्शियस भी जानता है कि तेरी है। दूसरा क्या होता है कि मुझे मालूम होता है कि शेयर बढ़ने वाला है। तो एकदम मेरे को बता देना, मैं पॉडकास्ट पे आए हो आज, आप एक आध 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा मैं आज, और 100-150 करोड़ रुपए लेके निकलेंगे। हाँ, 100-150 तो ऐसा नहीं, लेकिन एक 50 करोड़ मान लेते हाँ, हैं। लेकिन बढ़ता है। अच्छा, बढ़ता है, 10 करोड़ लेके निकलेंगे। बस आज आप बता के जाओगे। हाँ, जब भी होगा आप मेरे संपर्क में रहिए, एकदम। अच्छा, मुझे बताओ कि आजकल बहुत सारे कंसल्टेंट है, मतलब लोगों पे यकीन कैसे किया जाए, आप पे कैसे यकीन किया जाए? क्लाइंट बेस तो एक होता है, जैसे मैं भी कंपनी चलाता हूँ, तो मैं क्लाइंटों को बोलता हूँ देखो मैंने इसके लिए काम किया, इसके लिए काम किया, इसके लिए काम किया, तो मैं मेरा ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ। पर आपके केस में आप तो बता नहीं सकते हो कि मैंने अंबानी जी के साथ में काम किया, कि मोदी जी के साथ में काम किया, कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ में काम किया। तो आप लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हो? क्योंकि पता चल जाएगा ना, अच्छा ये तो इनके साथ काम करते हैं। हाँ, नहीं देखिए, क्या होता है कि ये पब्लिक फोरम है, ठीक है ना? तो मैं ऐसे नहीं, लेकिन जब पर्सनली कोई आता है तो हम बहुत सारे बिगेस्ट ब्रांड्स, बिगेस्ट कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है और पर्सनल उसमें दिखाते हैं, बताते हैं, ठीक है ना? पहली बात, तो उसमें ऐसा वो नहीं है कि, लेकिन पब्लिक जो हमारा बहुत सारे जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो एनडीए साइन करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आप उनके नाम को प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है ना? और वो एथिकल भी है कि, और अब कई सेलिब्रिटीज ऐसे हैं कि वास्तु उनका किया, उनको अच्छा हो गया है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा अगर, तो दे विल एक्सपेक्ट मनी फ्रॉम फ्रॉम अस जो है। अच्छा, एक एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, आजकल एक और चल रही है फोनोलॉजी।
हाँ फोनोलॉजी मतलब फोन का नंबर देख के बता देते हैं। हाँ, और लोगों ने तो बुक भी लिख दी है कि फोन के नंबर से आपका व्यक्तित्व बता दिया जाएगा, जैसे आपने मेरी घड़ी देख के बता दिया कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरे सपने क्या है। एकदम एकदम एकदम। तो न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और फोनोलॉजी, क्या डिफरेंस है इन तीनों में? क्या हुआ कि जो ये सारी जो विज्ञान है, इनके पीछे क्या है कि जो भारत में नहीं, मैं बताऊंगा चीन में भी, ग्रीक में भी, और अरबियन एस्ट्रोलॉजी भी है, जो भारतीय ज्योतिष का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। ठीक है ना? उसको नजूमी, अरबी वर्ड है नजूमी, नजूमी बोलते हैं, मैंने ज्योतिषी। नजूम जो जानता है वो जो है वो ज्योतिषी है। और चीन में अलग है, ग्रीक में अलग है। एक ज़माने में ऐसा हमें लगता है कि बहुत दूर-दूर थे, लेकिन इंटरेक्शन आपस में बहुत ज़्यादा था। एक ग्रीक एम्बेसडर ने जो है विष्णु के सम्मान में एक पिलर, आपको मालूम है, गुजरात में खड़ा करवाया था। ठीक है ना? इतना रहता था आना-जाना कि एक ग्रीक बंदा आकर के यहाँ पिलर खड़ा करा ले। ह्वेनसांग टहलता हुआ यहाँ चला आए। जब कोई सांसद नहीं था, जिंदा पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे पता नहीं था, रास्ते में क्या होगा। तो ज्ञान का प्रवाह निरंतर बना रहता था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आकाश में देखा सबसे दूर ग्रहों को, और हर को एक व्यक्तित्व दिया। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मंगल लाल है और वो सेनापति जैसा है तो आकर के लड़ाई करने आएगा आपसे, लेकिन उन्होंने उसको ट्रेट को समझा। फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो भी आज हम लोग समझते हैं, उन सारे सिद्धांतों को प्रयोग करके कि यहाँ होने पे ये होता है, यहाँ होने होता, सबको पहचान दी। फिर जीवन को पूरा जोड़ लिया, रंगों को, अंकों को, सबको जोड़ दिया। तो फिर अब देखा उन्होंने कि मंगल तो बड़ा एक्टिव है, शनि एकदम इनएक्टिव है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि मंगल वाला नंबर शनि वाला नंबर साथ रहेगा तो अच्छा नहीं होगा, मंगल वाला रंग शनि वाला रंग रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके और भी इम्प्लीकेशन है। तो ये जो सारा फोनोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारा जो बोल रहे हैं, वहीं से आया है, और उसके पीछे रूट में, जड़ में जो है ज्योतिष है, जिसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब ये जड़ हो गई। जड़ हो गई। जैसे वही बात हो गई कि बहुत सारे भगवान के प्रश्न किया गया कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, किस किस की पूजा की जाए, हर जगह पे जाके पूजा की जाएगी। आप बोले कि एक भगवान को मान लो और जड़ में पानी दे दो तो फूल अपने आप आ जाएंगे, फल अपने आप आ जाएंगे। तो ये ऐसे ही है कि एस्ट्रोलॉजी एक जड़ है। एस्ट्रोलॉजी जड़ है, और उसको ऐसा बड़ा भ्रम हो गया लोगों को कि ये ग्रह की पूजा करनी है। ग्रह तो एक सिंबल है। जैसे आप, हम लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ से इंडिया गेट जाना है आपको, तो इंडिया गेट बोर्ड लगा हुआ है कि इंडिया गेट इतने किलोमीटर। हाँ, ठीक है ना? तो इंडिया गेट है इसलिए बोर्ड है, कि बोर्ड है इसलिए इंडिया गेट है? इंडिया गेट है इसलिए बोर्ड इसलिए बोर्ड है। ठीक है ना? अगर हम वहाँ लिख देंगे कि लाल किला, तो बदल तो नहीं जाएगा ना, गेटवे ऑफ इंडिया लिख बदल नहीं जाएगा ना। तो ऐसे ही जो एसेंस है, वह ग्रह का ट्रेट है, ग्रह एक सिंबल है। अगर आप शनि को ऐसे पूजा कर रहे हो, उस प्लेनेट को, तो इट विल नॉट वर्क। शनि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको समझो, बोर्ड पर ध्यान मत दो। बोर्ड एक इंडिकेटर है। लोग क्या करते हैं, वो तेल चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे हुए कि क्या उसका इम्प्लीकेशन है। राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग इंडिया में तो कंसल्टेंट को हायर नहीं कर सकते हैं, पैसे लगते हैं, लोग गरीब पे गरीब हो जा रहे हैं, मतलब गरीब बने हैं बहुत ज़्यादा, पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे को आपकी तरफ से एक ऐसी बात चाहिए, ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट चाहिए कि एक आदमी के पास पैसे नहीं है बट वो सक्सेसफुल बनना चाहता है, तो उसकी ज़िंदगी में वो क्या वास्तु ठीक करे? देखिए, अब मैं एकदम बहुत अच्छी टिप दूंगा मैं आपको, लेकिन जो पैसे नहीं होने वाली बात पर मैं एक बोलना चाहूँगा। एक जो सबसे ज़्यादा मुझे, कहते हैं ना, आह्लाद, एक संस्कृत का शब्द है कि आप सोचते हैं क्या कमाल हो गया। एक नोएडा में मिंडा ग्रुप है, काफ़ी बड़ा, तो उसके सीनियर्स का मैंने 2-3 लोग का वास्तु किया। तो पर्सनल उस कंपनी मेरी क्लाइंट नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, कंपनी मेरी क्लाइंट नहीं है। तो एक सज्जन हमारे यहाँ आए, तो ऑफ़िस में कहे कि वास्तु कराना चाहता हूँ। तो आप जब किसी से मिलते हैं तो थोड़ा-सा पहनावे-ओढ़ावे से, आहिस्ते से आपको पता चल जाता है कि कितनी स्थिति है व्यक्ति की जो है। तो मेरे स्टाफ ने कहा कि नहीं, उनके चार्जेज़ ज़्यादा हैं, ऐसे-वैसे करके, नहीं मुझे कराना है। तो पता चला कि वो मिंडा ग्रुप में प्यून है, या कुछ मतलब चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। तो उसने कहा मैं दूँगा पैसे, और पता नहीं स्टाफ ने मेरे बात की, और ठीक है, पैसे भी जमा कर दिए। मैं वास्तु करने गया, केवल 1 कमरे का मकान था उसका, 2nd फ्लोर पे।
सीढ़ियों से चढ़ करके उसमें थोड़ा उसने अवैधानिक जो भी बढ़ा लिया था, ड्राइंग रूम बना लिया था, ये करने में कहा यार ये क्या करने वाला हूँ मैं। लेकिन बताऊँ मैं उसके 3-4 महीने बाद दीपावली पर यहाँ दिल्ली में पता नहीं और शहरों में मुझे नहीं मालूम, दीपावली पर लोग उपहार लेकर जाते हैं। तो बहुत बार मैं सबसे मिल नहीं पाता हूँ क्योंकि एक स्ट्रीम आप फिर अब मेरी दीपावली पर साधनाएँ होती हैं, पूजा होती है और तमाम चीज़ें करता रहता हूँ। उसने कहा नहीं मुझे आचार्य जी से मिलना है। कौन है? उनका मैं वास्तु कराया था। वो मिला तो मुझे अपराध बोध था कि उतना पैसा हम जमा करके वास्तु करने गया। मैंने कहा यार अनबिल्टी मुझे पैसे से माँगने आया कि कुछ हुआ नहीं है। तो कुछ मिठाई-उठाई लेके आया था हम्बल सा पर्सन। उसने कहा सर आप सोच नहीं सकते मेरे साथ क्या हुआ है। मैं रेडी हूँ आपका। जीवन में कभी आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। इट वाज़ ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर मी। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स का कर दिया, इंडस्ट्रीज़ कर दिया, सेलिब्रिटीज़ कर दिया, लेकिन एक सड़क पर खड़ा आदमी कह रहा है कि मेरे जीवन में कमाल हो गया। तो हर व्यक्ति के पास क्षमता होती है। दिल्ली में छोटा से छोटा आदमी 1 लाख रुपए 50,000 का फ़ोन खरीद लेता है। आप मैकडॉनल्ड में जाएँगे, केएफसी में खरीदने के लिए कोई बार्गेन नहीं करता, कोल्ड ड्रिंक पीते हर आदमी मुझे मिलता है, लेकिन अमरूद खरीदते फल खरीदते हुए हर आदमी बार्गेन करता है। ये केवल प्राथमिकताओं का सवाल है। पहली बात जो आपने पहला आपका था कि हर आदमी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, वो अफ़ोर्ड क्योंकि प्रायोरिटी उसकी नहीं है। ड्राई फ्रूट के महँगे लगते हैं और आपको फास्ट फूड महँगे नहीं लगते हैं। ये जीवन में हमारी प्राथमिकताएँ हैं। कितना फ़ोन में क्या करते हो भाई तुम जो है 1 लाख का फ़ोन क्यों खरीद रहे हो? तो ऐसा क्या कमाल करने वाले हो, रिसर्च उसमें करने वाले हो? लेकिन खरीदते हैं लोग। खरीदते हैं। उधार लेके खरीदते हैं, ऐसे खरीदते हैं, वैसे खरीदते हैं। तो पहली बात कि हर आदमी ज्योतिषी को, अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को अफ़ोर्ड कर सकता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को, प्राथमिकता बदलनी है। कोई आप जो है ऐसा इतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ठीक-ठाक हो गई लोग की। अच्छा वास्तु हाँ, ठीक तो करने के आप लिए टिप मैं देना चाहता हूँ। 2-4 टिप देता हूँ वास्तु का। सबसे पहले वास्तु में जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो भी प्रेमाइज़ेज़ आपकी है, आपका घर है, बिल्डिंग है, ऑफ़िस है, फैक्ट्री है, जो भी कुछ भी है, उसका जो गेट है, गेट, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी भी बहुत बार वास्तु वाले एक्सपर्ट्स बोलने लगे हैं, अभी भी लेकिन वह अनएक्सप्लेन्ड है। लोग अभी उसको उतना महत्व नहीं देते हैं। छोटी-सी बात है, गेट आपने खोला आवाज़ आ रही है। किर किर कड़ कड़ कुछ भी आवाज आ रही है, स्मूथ नहीं है, ये बहुत बड़ा दोष है वास्तु के हिसाब से। आपके मुंह में अगर इन्फेक्शन है, यहाँ दांतों में, यहाँ वहाँ, आपकी हेल्थ आज नहीं कल खराब होगी। हो जाएगी। तो जो गेट होता है, जो द्वार होता है, जो डोर होता है, द्वार से डोर बना है संस्कृत से जो है, और अधिकतर अंग्रेजी के शब्द जो है संस्कृत से बने हैं, हजारों मैं बता सकता हूँ, खैर वो अलग विषय है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये कितना वहाँ लाइट कैसी जल रही है, उसका रंग क्या है, दिशाओं के हिसाब से, अपने आप तो नहीं खुल जा रहा है। तमाम बातें आप देखिए, उस गेट को ऐसे खड़े होकर देखिए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ इस गेट में। अगर आपने गेट को सही कर लिया, तो वास्तु का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और उसको दिशाओं के हिसाब से रंग बनाए जाते हैं। और मैं चाहूँ कुछ मैं दे दूँगा कि इस समय जब हम लोग की रिकॉर्डिंग हो तो जो है, जैसे दक्षिण दिशा है, ये अग्नि तत्व की दिशा है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में अगर आपने नीला काला कर दिया, वो जल तत्व के रंग है। इन जल तत्व के क्यों हैं? जल तत्व के ये हैं कि जब आप दिन में पानी देखते हैं तो नीले रंग का दिखता है, लेक, नदी, रात को देखते हैं काली दिखती है। और वो हमने लाखों सालों से ऐसे देखते आ रहे हैं, तो वो हमारे उसमें चली आई है। तो अब वो वास्तु फेंग शुई जितने भी इस तरह के विज्ञान वो कहते हैं काला नीला मतलब जल। तो अगर आप काला नीला अपने दक्षिण पूर्व में लगा लिए तो समस्या उत्पन्न करेगा। वो अग्नि तत्व के हैं तो लाल रंग का लगाएं, क्योंकि हमने लाखों सालों से देख रहे हैं कि अग्नि कैसे रंग की होती है, लाल रंग की होती है। कभी हमने नीले रंग की अग्नि, पीले को तो केमिकल वाली कुछ कुछ होती है वो अलग होती है, लेकिन सामान्य जंगलों में हम भागते रहे तो लाल ही दिखती हाँ रही, लाल ही दिखती। ठीक है ना। तो हमें वहां करना है। इसी तरह से उत्तर में करना है, पूरब में करना है तो वहां नीला काला रंग प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में है तो पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं।
पश्चिम में है तो सफेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये करके अगर आपने दरवाजे को अपने व्यवस्थित कर लिया तत्वों के हिसाब से, और जो सामान्य चीजें मैंने बताई कि आवाज नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। दरवाजे से घुसने पर आपको दाहिनी तरफ मुड़ना चाहिए। सीधा ही दरवाजा हो तो सीधा सीधे चले जाइए अगर जो प्रयास करें जो है, क्योंकि यह जो मैं बोल रहा हूँ यह पृथ्वी के केवल उत्तरी गोलार्ध पर लागू होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, ठीक है ना। सदर्न हेमिस्फीयर पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका पर दूसरे वास्तु चलता है। दूसरे वास्तु चलेंगे। हाँ, उसका कारण मैं फिर से बता दूंगा आपको। वो लोग भी वास्तु में बिलीव करते हैं, बाहर के लोग, यूएस वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, चाइना वाले, सब वास्तु में बिलीव करते हैं। करते हैं। देखिए मैं बताऊंगा आपको, ऑस्ट्रेलिया की बहुत एक फेमस डॉक्टर जो है, उनकी बच्ची का 6 IVF हो चुका था। ओह। 6 IVF हो चुका था, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास जो है। और एक क्योंकि ईमेल पे एक्सचेंजेस हुए तो उनको किसी ने बताया कि आचार्य जी है, उनकी पत्नी संपर्क कीजिए। तो उनके समझ लीजिए कि उनका दामाद इटालियन था। हम लोगों ने मैप मंगाया, वीडियो मंगाए, उनके 6 IVF के बाद असफल थे और दे हैड लॉस्ट ऑल देयर होप, सारी आशा खत्म हो गई थी। तो उन्होंने उनके घर का इटली वाले घर का भी वास्तु किया, ऑस्ट्रेलिया वाले घर का भी वास्तु किया। और फिर जिस डेट को हम लोगों ने बताया था, कुछ यज्ञ वगैरह भी हमने किए, वो उनको कोई मतलब नहीं वास्तु से। कई बार हम सॉफ्टवेयर कंपनियों का वास्तु करते हैं तो पूछते क्या कर रहे हो, हमने कहा वी आर मैनेजिंग योर एनर्जीज। ऊर्जा का हम प्रबंधन कर रहे हैं। अच्छा, क्या कुंडली का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्या, कुंडली का? हाँ, वास्तुशास्त्र में। हाँ, देखिए क्या है, इसे मान लीजिए मैं आपके यहाँ पे आ रहा था। हाँ। तो अच्छी यात्रा के लिए 3 चीजों की महत्व था। ये बात जब भी मैं कॉर्पोरेट्स में प्रेजेंटेशन देता हूँ, लोग पूछते हैं कि वास्तु का कितना बड़ा रोल है, क्या वास्तु सब कुछ है, कि आप सब कुछ हो जाएगा? तो ये बहुत मैंने एक उपमा, उदाहरण बनाया है, और जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा और मैं समझता हूँ दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा। तो आप जो यात्रा मेरी थी उसको सफल बनाने में कंडीशन ऑफ द रोड क्या है? टूटी फूटी है, स्मूथ है, जाम लगा हुआ है। आपको मालूम है कि कितना समय मुझे लगा? राइट। काफी जाम लगा हुआ था यहाँ आपके स्टूडियो तक आने में। वह उसको मैं बदल सकता था, नहीं। सड़क को सही कर सकता था, नहीं, परिस्थितियां चेंज नहीं कर सकते थे आप। चेंज नहीं कर सकते थे। वो मेरी किस्मत है, डेस्टिनी है, लक है, कुंडली है, ठीक है ना। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है, मेरी ड्राइविंग स्किल, किस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वो मेरा कर्म है। उसको बदल सकता हूँ मैं, उसको तो बदल सकते हैं। 100% बदल सकता हूँ मैं। अच्छा ठीक है चलाओगे, ना? बेकार चलाओगे, रफ चलाओगे। ठीक है ना। तीसरी चीज, गाड़ी कैसी है, टक 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 कर रही है, रुक जा रही है, कि स्मूथ चल रही है, एकदम कुछ भी नहीं है, अंदर AC चल रहा है, कंफर्टेबल है, ये है वास्तु। उसको तो बदल सकते हैं ना। और वो आपको सजेशन देने वाला होगा कि आप ऐसे टेरेन में जा रहे हैं, हिमालय पर जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी से जाएं, यहाँ चला रहे हैं दिल्ली में, कौन सी गाड़ी चलाएं, शॉर्ट जर्नी के लिए कौन सी गाड़ी हो। तो वास्तु वाला क्या कहता है, आपकी गाड़ी को, मैं बड़ा फेमस है, लोग जानते हैं, मैं कहता हूँ मैं आपकी मारुति को मर्सिडीज बना दूंगा। हाँ, फिर उसको कैसे चलाओ ये तुम्हारा है। तो उसको लेकर हाईवे से कूद जाओगे कि उससे अपनी अच्छे क्लाइंट्स के पास जाओगे, उसको बूस्ट करोगे, उसका लाभ उठाओगे, तो कर्म आपका रहेगा और आपकी किस्मत, रोड को नहीं बदल सकते। उन दिन चीजों का भूल जाओगे, सोचा कि वास्तु आचार्य जी ने किया और ऐसे हो गया, नहीं। मतलब मर्सिडीज दे दे, चलाए ढंग से नहीं, ठोक दे, AC चलाए बंद करे, ऐसे खटखट करे, गाने चलाए यूं टुक टुक करे, गांच ऊपर नीचे करे, या रेस पे ज्यादा पाँव दे तो खराब हो जाएगा, वो तो मर्सिडीज भी खराब हो जाएगी। तो अभी मैं टिप और जाता हूँ, एक टिप और दे रहा हूँ। जो जो भी प्रेमाइज आपका है, उसका सेंटर, 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 वर्क प्लेस का सेंटर। हाँ, वर्क प्लेस का हाँ, सेंटर या घर का जैसे मान लीजिए इस मेज का वास्तु कर रहा हूं मैं, इस मेज के सेंटर में क्या है, घर का कर रहे हैं, घर के सेंटर में क्या है, ऑफिस के सेंटर में क्या है, इंडस्ट्री के सेंटर में क्या है। एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पर नोएडा का बर्बाद हो गया था, फिनिक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जूते बनाते थे और रूस को सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे, और भी पता नहीं क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे। उन्होंने क्या कि इटली से बहुत महंगी मशीनें मंगाई, और जब महंगी मशीनें मंगाई तो उसके सेंटर में वो मशीनें लगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सुविधाजनक होता है ना, रॉ मटेरियल इधर से आ रहा है, फिनिश गुड्स इधर निकल कर जा रहा है, और फिर वो खत्म हो गया ग्रुप। सेंटर हैवी हो गया इसलिए। सेंटर हैवी हो गया, आपका हार्ट है वो, क्या ना भी नेवल प्लेस है, वहां बोझ रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथ आपके बोझ उठा सकते हैं, पैरों से भी हिम्मत करके उठा सकते हैं, लेकिन
नहीं कर सकते। तो वो सेंटर को आप हल्का रखिए, वहाँ कोई गंदगी मत रखिए, पानी बहुत ज़्यादा मत, वहाँ कीचड़ रखिए, गंदे सामान मत रखिए, क्लटर्ड मत रखिए। कोशिश कीजिए हल्का रहे, खाली रहे, सुंदर रहे, रोशनी रहे। नहीं रोशनी, आर्टिफिशियल रोशनी कीजिए, अच्छा रहेगा। सेंटर प्लेस को बेटर बनाना है। सेंटर प्लेस को। और तीसरी टिप जो बहुत बड़ी ये अभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तु पुरुष का जब भी आप देखेंगे, उसका सिर ठीक नॉर्थ ईस्ट में रहता है, उत्तर पूर्व, जिसको संस्कृत में ईशान्य कोण कहते हैं। ईशान्य कोण। और एक दक्षिण पश्चिमी, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट। वह आप इंगित कर लीजिए अपने, उसमें एक लाइन खींच दीजिए। वह मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपकी इंडस्ट्री का। उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज अगर आपने इंश्योर कर ली। कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर अब वास्तु आपको इतने पैसे देके कैसे बुलाएं, क्या हम करें, जो है अब देखने जा रहे हैं, 4 मकान देख रहे हैं, तो कुछ आप बता दो कि ये इतना चीज ठीक है कि नहीं, तब मैं अब बाकी आपसे कराएंगे। ये 3 चीज मैं बोल देता हूँ। पहला, गेट देखिए, वहां पर्याप्त प्रकाश है कि नहीं है, वहां के कीचड़ तो नहीं है, सामने कोई खंबा तो नहीं है, इन कोई भी किसी तरह बाधा ना हो। दूसरा, सेंटर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरी चीज, दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य से यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान या उत्तर पूर्व तक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। खासकर टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट नहीं चाहिए, ड्रेनेज होता है। हाँ, स्पाइनल कार्ड में अगर आपके प्रॉब्लम कर दूंगा ना, आपका न्यूरो सिस्टम खराब हो जाएगा। हाँ, आप कोमा में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके यहाँ। कैंसर के सभी केसेज में 80-90% केसेज में ये प्रॉब्लम लास्ट वाली रही है। ईशान्य कोण वाली। ईशान्य कोण से नैऋत्य पर टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट है वहाँ पे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और ये जितने लोग कर लेंगे, ये आधी समस्या तो वहीं हल कर लेंगे। अब मुझे बताओ कि आप वास्तु की इतनी बात करें, इंडिविजुअल तो बात करते हैं, देश की बात कर लेते हैं, इंडिया की। अच्छा, इंडिया बहुत अमीर हो जाए। किसी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि इंडिया 40-50 सालों में अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, लोग बच्चे पैदा कर नहीं रहे। तो जब अमीर होगा ही नहीं, लोग पैसे देखेंगे ही नहीं, तो अभी आपकी तरफ से ऐसा आपने क्या भविष्यवाणी करी, या फिर आपने क्या देखा है ऐसा कि जिसकी वजह से, अगर ऐसे कोई बदलाव किया जाए कि इंडिया अर्थशास्त्र में एकदम बूम कर जाए? देखिए, पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तु का सिद्धांत जो है, केवल व्यक्तिगत स्थानों पर नहीं, जो भी स्पेस आप डिफाइन कर देंगे, सब जगह लागू होता है। ठीक है ना? तो अब जैसे मैं एक बड़ा मजेदार सा बताऊंगा आपको। बहुत लोग ध्यान दे नहीं, वो दे देते हैं। किसी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी कॉलोनी में, जो दक्षिण और पश्चिम में रहते हैं लोग, वो हमेशा ज्यादा भौतिक रूप से सफल होते हैं। दक्षिण और पश्चिम में रहते हैं। हाँ, साउथ और वेस्ट में, साउथ वाले लोग सबसे, साउथ और वेस्ट वाले। हाँ, जैसे दिल्ली में देखेंगे, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, चेन्नई, किसी भी न्यूयॉर्क में जाके देखिए, लंदन में जाके देखिए, जो है वो सब जगह साउथ और वेस्ट वाले ज्यादा बेहतर होते हैं। ये अगर कोई अपवाद हुआ, मान ली साउथ, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था अग्नि तत्व है, अगर वहां पानी भरा हुआ है और आप नदी है, पीछे कोई लेक है, तो दूसरी बात हो जाएगी। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक शहर बसा है और सारी चीजें बराबर ऐसे बिखरी हुई हैं वहां पर, तो दक्षिण और पश्चिम वाले हमेशा, ये वास्तु का डिक्टब है, वो हमेशा रहेंगे। तो कभी भी आप किसी शहर में बसने जा रहे हो, किसी देश में बसने जा रहे हो, किसी कॉलोनी में बसने जा रहे हो, ऑलवेज चूज साउथ एंड वेस्ट, हमेशा दक्षिण और पश्चिम को लीजिए। ये बात बताई मैंने, अब अपवाद भी बताया मैंने कि ऐसा होता है, आप देख सकते हैं किसी भी शहर में। तो ये पहली बात कि उस पर लागू होता है। अब भारत की हम बात करते हैं। देखिए, मैं लगातार एक अच्छा नागरिक ही नहीं हूँ, अच्छा देश प्रेमी भी हूँ। और पूरी कोशिश, आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो भारत का क्या होने वाला है, रुपए को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, दुनिया भर की बातें मैंने, इंडिया सेंट्रिक वीडियोस भी बहुत सारे बनाए हैं और फ्री में सलाह देता रहता हूँ। ठीक है ना? अब मैं एक उदाहरण लूंगा आपको कि इधर थोड़ा सा कुछ, जिसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हनुमान जी की मूर्ति देख के कैसा लगता है आपको, कटा हुआ बस देख के कैसा लगता है, नारायण सोए हुए हैं कैसा लगेगा आपको, आपका सबकॉन्शियस इंटरप्रेट कर रहा है। पिछले 5 साल में कुछ ऐसे भारत में परिवर्तन हुए हैं, और जब शुरू हुए
5 से 10 साल के अंदर जो वर्तमान सरकार आई है, मैंने कहा था कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इंडिया विल बी एग्रेसिव। आप कनाडा का वाला जो झगड़ा हुआ था ट्रूडो का याद कीजिए, इंडिया कैसे रिएक्ट किया, भाड़ में जाओ तुम। कभी आपने सुना था पूरे भारत के इतिहास में कि दूसरे देश वाले कह रहे हैं कि इंडिया के लोग आकर के मार रहे हैं आतंकवादी जो हमारे यहाँ हैं, अनआइडेंटिफाइड अज्ञात बंदूकधारी ने हत्या कर दी, जो भारत के आतंकवादी पाकिस्तान में बैठा हुआ, यहाँ बैठा, वहां बैठा हुआ, कनाडा में जाकर के आपको आदमी मार दे रहा है। कभी भारत ने ऐसे किया था? हम तो हमेशा रोते रहते थे ना कि हमारे ये देश कर रहा है, हमारे यहाँ CIA कर रही है, हमारे KGB कर रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं। उसमें परिवर्तन किस तरह से हुआ है? एक मान लीजिए आपने एक खरगोश यहाँ रखा, अब उनने सब कॉन्शियस आप समझने लगे होंगे कैसे करता है। तो एक खरगोश अगर यहाँ मूर्ति रखी बहुत प्यारी सी, या हिरन रखा हुआ है, धीरे धीरे सब कॉन्शियस कैसे आपको लेगा? एक दहाड़ता हुआ शेर ऐसे मार रहा है, इसको देख कैसे लेगा? मैं आपको एक पहले भारत पर आता हूँ, एक बहुत बड़ी घटना हुई, राम मंदिर बना, उसको रिलीजन के किनारे कर दीजिए। वहां किसकी मूर्ति लगी हुई है? राम भगवान, राम की। किस आयु की लगी हुई है? किस एज की लगी है? बाल रूप लिखा, बाल रूप, बच्चे हैं वो। बाल रूप का अभी तक रामलला की मूर्ति रहती थी, घुटनों के बले से खेल रहे, या ऐसे बैठ के कुछ खा रहे हैं। अब वहां देखिए ध्यान से, वो बच्चा जो खड़ा है, पहली बात अटेंशन मुद्रा में खड़ा है, एकदम स्ट्रेट। उसके हाथ में लड्डू है क्या? नहीं, हथियार है। और करोड़ों लोग जाकर उस मूर्ति को देख रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड में बैठ रहा है। और वो जब बना था, मैंने कहा था कि पता नहीं अच्छा है गलत है, लेकिन जो हिंदू धर्म वाले धीरे धीरे एग्रेसिव होंगे, हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। अब मैं आता हूं संसद पे। भारत का सत्ता का केंद्र कहां पर? संसद में। जो पुरानी संसद थी, करवी थी, गोल गोल सी थी, वो कैसा दे रही होगी, उस पर भी मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, अब बहुत एकेडमिक वीडियो। नई वाली जो है, जो संसद बनी है, तिकोनी है, ऐसे आग का सिंबल ऐसे होता कि होता है, नहीं होता है? फायर बहुत है, फायर है, बहुत फायर है, पुष्पादि फायर लड़ रहे हैं। तो फायर नहीं, वो डबल फायर है, डबल फायर हो गया है, डबल फायर है। और रोज लड़ाई होती है, और वो धमकाते हैं दूसरे को। वो जो बैठा हुआ है राज्यसभा का, वो कहता है कि उठा के फेंक दो, मतलब दिस इज हैपनिंग। मैंने कहा कि ये संसद में अब झगड़े ही होंगे, पता नहीं अच्छा है बुरा है। संसद का जो सिंबल था, कभी भी न्यूज आती थी संसद की, तो उसमें गांधी जी बैठे मिलते थे, ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे मिलते थे, आपको याद होगा। वह सिंबल था संसद का। वो हमारे बहुत ही पारिवारिक मित्र राम सुतार जी, जिन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई है, उन्होंने बनाई थी उस जमाने में। वो गांधी जी ध्यान मुद्रा में से बैठे, वहां जाकर बाकी लोग वहां धरना उना देते थे। वो मूर्ति हट गई है। अब जो मूर्ति लगी है, दहाड़ते रोरिंग लायंस लगे हुए हैं ऊपर की तरफ, वो सिंबल है। और इस पर बहुत आलोचना भी कि बहुत हिंसक लग रहे हैं, वायलेंट लग रहे हैं। विपक्षी दलों ने कहा कि ऐसे शेर बनाने की जरूरत है तुम्हें, इतने डरावने शेर जो है, लेकिन वो लग गए। ठीक है ना? संसद से बाहर निकलिए, एक इंडिया गेट है, इंडिया गेट के सामने, राष्ट्रपति भवन से सीधे वो सड़क जा रही है, इंडिया गेट के सामने कैनोपी थी, ठीक है ना? उसमें वो इंग्लैंड के बादशाह की पहले मूर्ति लगी थी, आजादी पर हटा दी गई। वो खाली पड़ी थी इतने दिन तक। उसमें तमाम, मैं बहुत अवेयर रहता हूँ। एक जमाने में सम्राट अशोक की मूर्ति की बात हुई, फिर इसकी बात हुई, नेहरू जी की लगाओ, जो राम सुतार जी बहुत ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार है, उन्होंने बना के मॉडल गांधी जी का बना दिया। 2 बच्चे उनके साथ ऐसे प्यार कर रहे हैं, गांधी जी ऐसे है। उन्होंने बना करके प्रपोजल भी सरकार को दे दिया गया था। आज जानते हैं किसकी मूर्ति लगी है वहां पर? सुभाष चंद्र बोस की। और मिलिट्री फटीग में है, मिलिट्री यूनिफॉर्म में लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या दे रही होगी वो सबकॉन्शियस पे? युद्ध। युद्ध। डरने वाले नहीं हम। वो रोड जहां खत्म हो रही है, पहले एक छोटा सा वार मेमोरियल बना है, वार मेमोरियल बना है, वार। और आप दिल्ली में घूमिए, पिछले 5 साल में किसने किया मुझे नहीं मालूम है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, दहाड़ते हुए शेरों की मूर्तियां सैकड़ों लग गई हैं। आप यहाँ से एयरपोर्ट से निकलिए, जाइए धौला कुआं, यहाँ वहां, हर जगह लड़ाई, युद्ध युद्ध। तो भारत जो है, आप उसे युद्ध भी कह सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि धन दबने वाले नहीं है।
तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? देखिए, क्या होता है कि एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा को चैनलाइज करने की जरूरत है। यह जो सत्ता के शीर्ष पर, चाहे मोदी जी कोई भी हो, उनके ऊपर निर्भर करता है। और जब ये सब हो रहा था ना, मैंने कहा था भारत में इकोनॉमी लेवल में पहली बार ऐसा होगा कि भारत एक्सपोर्ट करेगा डिफेंस प्रोडक्ट्स। और वही हुआ। वो अब वीडियो आप पुराना देखिएगा, और उसमें किसी ने सोचा नहीं था कि हथियार हम बना के दूसरे देशों को भेजेंगे। और मैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हर चीज वास्तु में कैसे कैसे इफेक्ट करती है। ये जब जब आप तपस्या करके और मैंने ऐसा नहीं किया। वास्तु जब बचपन से जो है, मेरा एक धार्मिक स्थान में जन्म हुआ, तो ये समझने लगा मैं जब जो है, तो मैंने अपने जीवन पर भी कर करके देखा। अच्छा, उल जलूल के वास्तु पता नहीं क्या क्या चल रहा है, किया उल्टा हुआ मेरे जीवन में। बुरी बुरी घटनाएं भी हो गई, अच्छी घटनाएं भी। तब मैं समझ में आया कि नहीं, जो ऋषि ने प्रदत्त मार्ग दिया है। अच्छा, फेंग शुई की बहुत आलोचना करते हैं, उसका भी मैंने करके देखा। देन आई कुड क्रिस्टलाइज, मैं समझ पाया कि जब बुरी घटना हुई, इतना किया, एकदम सेंसिटिव पॉइंट 360 डिग्री में निकाला। मैंने कहा यहाँ करता हूँ क्या होता है, यहाँ करता हूँ क्या, यहाँ करता हूँ क्या होता है। और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी घटना है, अचानक कुछ हो गया ऐसा जो सोचा है मेरे जीवन में, और बहुत अच्छी घटना भी हुई। तो ये आपका प्रभाव करता है। तो भारत की बात आई गई है, तो आप मुझे बताओ कि रुपया क्यों गिर रहा है और डॉलर क्यों बढ़ रहा है? क्या इसमें भी कोई वास्तु का गेम है? हाँ, ये बहुत इस पर एक्चुअली क्या है कि एक देश प्रेमी हूं मैं तो इस पर भी सोचा मैंने। जब देश आजाद हुआ तो डॉलर और रुपया बराबर थे। बिल्कुल। 1 रुपए का 1 डॉलर था। अब ये चूंकि ये कोई भी वास्तु वाला आपको बताएगा नहीं, मैं बड़ा एक घमंड, एक गर्व का भाव नहीं है, कोई बोस्टिंग भाव नहीं है, ये कुछ तथ्य है। इस तरह से कोई वास्तु वाले सोचते नहीं है। आज रुपए पर किसकी फोटो रहती है? गांधी जी की। अब आज ये भी हो गया, गांधी दे रहे हो, गांधी जी, नोट का भी गांधी जी रहे। क्या था कि गांधी जी की फोटो कभी थी नहीं, हमेशा। पहली बार इंदिरा गांधी का शासन था, उन्होंने प्रस्ताव लाया मंत्रिमंडल ने कि हमारे नोट पर डॉलर किसकी फोटो रहती है? वहां के राष्ट्रपतियों की, जेफरसन की, इनकी, उनकी, लिंकन की जो है। वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने अमेरिका को आगे बढ़ाया। गांधी जी को जब देखते हो, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटर की ऐसा कुछ आता है क्या? नहीं। पैसे का कुछ आता है कि बहुत पैसे वाला आदमी है? नहीं। ये कुछ समस्या आने पर निकाल लेगा? नहीं। संभव नहीं है। एक एक सत्य, कुछ लोग को बुरे लगते हैं, कुछ लोग को अच्छे लगते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी ऐसे नहीं लगते। कुछ लोग कहते हैं सत्य के, अहिंसा, ये सब वो सब बातें आती है। न- किसी भी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बात नहीं आती है। है। जिस दिन से वो प्रस्ताव लाया गया, आप देख लीजिएगा, आपको बड़ा बिजारे फैक्ट है, अजीब सी बात है, रुपए की वैल्यू गिरनी शुरू हो गई। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आज गांधी जी की फोटो निकाल के किसी ऐसे व्यक्ति की फोटो लगा दी जाए जिसमें अर्थशास्त्र का कुछ बहुत बड़े चीज हो, जिनको देख के सब लोगों के मन में ऐसा आता हो कि इंडिया सुपर पावर बन रहा है, अपना रुपया ऊपर उठ रहा है, तो क्या हमारी इकोनॉमी और रुपया ऑटोमेटिकली ऊपर उठने लग जाएगा? हाँ। और डॉलर की वैल्यू से अपना रुपया ज्यादा बढ़ बल्कि जाएगा? मैंने वीडियो में अपने लिखा, अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला हूँ। वीडियो में लिखा कि आप गांधी जी का, अंबेडकर के लगा दो ना। अंबेडकर वाज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, लोग मालूम नहीं, संविधान संविधान से बोलते रहते हैं। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ऐसे कुछ किताब का नाम है। रुपए पर आज तक सबसे अच्छी किताब जो है अंबेडकर ने लिखी, उनका ही नाम लगा दो ना। किसी का लगाओ तो गांधी को हटाओ। और मैं बताऊं, मैंने इनफॉर्मली सजेशन दिया था। मैं ओपनली बोल रहा हूं इस बात को। तो ये कहा गया कि अगर हटाएंगे तो बहुत एक नैरेटिव है पूरे इंडिया में, हटाते ही हंगामा हो जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, गांधी जी को डिमीन किया जा रहा है। उस बात, आपकी बात पर आचार्य जी जो बहुत तार्किक बोल रहे हो, उस बात कोई समझेगा नहीं। लेकिन सरकार ने क्या किया, मेरी बात सुन करके डिजिटल रूपी पर से हटा दिया। अब आज जिस दिन से हटा था डिजिटल रूपी पर से, तब से बाई पार्टाइट कितने देशों से हम रुपए में व्यापार कर रहे हैं। आप फैक्ट देखिए, देखिए क्या है ना कि साइंस क्या है, जो आप बोलो और फैक्ट निकल के आ जाए। राइट, समझ गया मैं। तो मेक इन इंडिया के लोगों की भी बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया बहुत दाड़े गए हम लोग, पर जो लोगो बनाया गया मेक इन इंडिया का, हाँ, वो थोड़ा-सा अच्छा उतना नहीं है, उससे जो वो जो बैकवर्ड मूवमेंट उसका है, उतना अच्छा नहीं है, तो बार-बार हर्डल आएँगे। और रुपए की एक और बात करूँ मैं आपको, रुपए का जो रुपया संचालन कौन करता है? आरबीआई।
आरबीआई का लोगो जाके देखिएगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो जो है जो मोहर थी उसकी नकल है। एक ताड़ का पेड़ बना हुआ है, एक टाइगर उधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ भी कनेक्शन नहीं है। और डॉलर का जो सिंबल है, देखा कभी आपने कैसे आता है? एक एस उसमें क्रॉस है, बड़ा मतलब नॉर्मल वास्तु वाले नहीं समझ पाएंगे। यह मरकरी का सिंबल है। मरकरी ज्योतिष में जो थोड़ा भी जानता होगा, बुध ग्रह जो है व्यापार का बताता है, फिनांस को बताता है, इकोनॉमी का बताता है। तो अमेरिका ने इस बात का ध्यान रखा सिंबल बनाते वक्त जो है कि वह रियलिस्टिक होना चाहिए। हमारे यहाँ पता नहीं आर अजीब सा लिख के कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है, सोच नहीं है। हमारी इतनी समृद्ध परंपरा रही है लोगों की, सबकी सिंबल्स की, हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या कर रहे हैं, आप डॉलर को ध्यान से देखो, उसमें पिरामिड बना हुआ है पूरा। हम लोग वास्तु पिरामिड्स का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें एक आई या प्रोविडेंस है, देखिए कि तीसरी आंख जो शिव की तीसरी आंख है उसमें बनी हुई है। $1 का आप गूगल पे देखिएगा, बना हुआ है उसमें। उसमें एक ईगल बना हुआ है, उसके वो एक एक तरफ उस वो ऑलिव 13 लिए हुए हैं, एक तरफ 13 एरो लिए हुए हैं। और जो लैटिन के 2 सेंटेंसेस लिखे हैं डॉलर पर, उस सब में 13 अल्फाबेट है। 13 नंबर का उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया हुआ है। तो रुपये का सिंबल और डॉलर का सिंबल, हाँ, दोनों में मजबूत डॉलर का सिंबल है। बहुत ज्यादा है। नहीं, उसके पीछे एक थॉट है ना कि मरकुरी का कोई थॉट नहीं, उन्हें सुंदर सा लग रहा है, आर से मिलता जुलता बनाया। जिस चीज हम लोग ना, अब पता नहीं आपको पता नहीं पता है, हम लोग वर्ल्ड वाइड इसमें लोगों के लिए फेमस हो गए हैं, कंपनियों के लोगो। और किसी भी कंपनी का विजिटिंग कार्ड लाएंगे, लोग जानते हैं कि मैं उसके कंपनी के बारे में पूरा बता देता हूँ। हाँ, और लोगों पर इतना अध्ययन किया मैंने, क्योंकि मैं बचपन से एक धार्मिक वातावरण पला, तो सिंबल्स पर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। तो जब समझने लगा, आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोगो बनते हैं इटली में, वो करोड़ों रुपए लेते हैं लोगो बनाने के, और दे यूज ग्रीक सिंबल्स। और मैंने कहा यार, ये ग्रीक सिंबल्स का प्रयोग करके वी आर मोर प्रॉस्परस, मोर एनरिच्ड सिविलाइजेशन हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैंने काम शुरू किया। और बहुत ही अजीब बात है, 2009 में घटना हुई। एक कंपनी थी, पता नहीं आपको मालूम नहीं मालूम, वीडियोकॉन, पता है? वीडियोकॉन ने 2009 में लोगो किया, अपना चेंज किया। और पहले वाला बड़ा अजीब सा ऐसे तिरछा मिर्चा था जो है, और उन्होंने बड़ा प्यारा सा लोगो बनाया जो है, बहुत मोटे पैसे दे करके। तब तक मेरा होमवर्क काफी हो चुका था। मैंने कहा ये मरने वाले हैं, धूत साहब जो है, एमडी जो है, ये तो अब जाएगी कंपनी जो है। एग्जैक्टली वैसे हुआ। और जब हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो फिर मैंने बहुत काम किए। तो आपको पता लगने लग जाता है कि मतलब कि कौन सी कंपनी ऊपर बढ़ने वाली, किसका लोगो, किसका एमडी, किसका घर, क्या। आप कभी मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाइएगा कंपनी के, गूगल पे हमने अलर्ट लगा रखा है, वर्ल्ड में कहीं भी लोगो चेंज होता है तो मुझे अलर्ट करती है। अभी वॉलमार्ट ने चेंज किया, आपको पता भी नहीं होगा। नहीं पता है मेरे को। ठीक है ना? तो जब भी चेंज होता है, जैसे कि इंडिया में जो कॉर्पोरेट कोलैप्स हुए हैं, एडटेक में सबसे बड़ी कंपनी बायजूस थी। बायजूस ने जब आकाश कोचिंग का टेक ओवर किया, तब इन्होंने क्या किया कि आकाश को जो है और बायजूस को लिखा हुआ मिलाकर, बायजूस का लोगो जो इनिशियल था, इट वाज गुड। उन्होंने आकाश लिख करके एक अजीब सा लोगो बनाया। मैंने पर्सनली रविंद्रन, बायजू रविंद्रन का पूरा नाम है, कांटेक्ट किया कि आप मरने वाले हो। आपने लिखा? यस। आप मेरे को दो, वो मैसेज दो। आप, उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया? नहीं। मैं उनको भेजता हूँ, ये मैसेज भेजता हूँ, मेरे जान पहचान है। ठीक है। तो वो नहीं रिस्पॉन्ड किया उन्होंने। और फिर और भी चैनल से हम लोगों ने मैसेज भेजने की कोशिश की, तो लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं किए। और आज बायजूस क्या हालत है, अभी भी एनसीएलटी में अपील कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इट वाज वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी। मतलब कि वो मैं सोचता था कि वह कंपनी जो है, बायजूस जो है, इंडिया में नहीं बाहर जाए, पूरे वर्ल्ड में करे। तो हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदेश में जाता है, करता है, हमें अच्छा लगेगा ना, पैसा यहाँ आएगा। अब बायजूस गया, मतलब कि जब हम अलर्ट कर देना, ऐसे एन नंबर का एग्जाम्पल है, एन नंबर का एग्जाम्पल है। मैं कि पर्सनली आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने परसों दिया एक बहुत बड़ी कंपनी का, अगस्त 2023 में मैंने बताया था कि 2025 स्टार्ट होते ही आप मर जाओगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। और वो प्रॉब्लम आ गई। आई विल शो यू द कौन सी मैसेज। कंपनी है? कुछ एजुकेशन संबंधित है, लोग जानते हैं, अखबार पढ़ते हो जान लेंगे, लेकिन ऐसे अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ, शायद मेरे क्लाइंट बन जाए। अच्छा। शायद मेरी सहायता ले ले। लेकिन वह 2025 मैंने उनको कनेक्ट में थे, कुछ दूसरे रीजन से कुछ और हेल्प लिया था उन्होंने हमसे। तो मैंने कहा कि नहीं, आप करोगे। और आई पर्सनल उनके सीएफओ को दिखा दूंगा मैं मैसेज। फिर कहा है कि आप अपने एमडी से बात करो, इतना एरोगेंट होना ठीक नहीं है, बायजूस की तरह आप भी बर्बाद न हो जाओ। अच्छे तरीके।
दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई बनने वाले हैं, आपने रिसर्च करी होगी। आप बात बताओ दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं ये रील मैं दोनों पार्टियों को जानता हूँ और दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं को जानता हूँ, मैं उनको रील फॉरवर्ड करूंगा। देखिए, मैंने ट्वीट पहले ही कर दिया है, बीजेपी की फर्क ने किया हुआ है। हाँ, बीजेपी की सरकार बन रही है। हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं समझता हूँ अभी तक क्या कॉन्फिडेंस दिखाओ सर, कॉन्फिडेंस दिखाओ 500%। नहीं, देखिए क्या है कि पूरे कोई बात नहीं, नहीं बनेगी पर बनेगी तो बताओ आप। सोशल मीडिया पे एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। कौन सा है? ट्विटर। ट्विटर। मैं हमेशा इसलिए ट्विटर पे डालता हूँ, प्रेडिक्शन भी अपने ट्विटर पे डालता हूँ, किसी लोगों के बारे में ट्विटर पे डालता हूँ, और ये भी प्रेडिक्शन ट्विटर पे डाली हुई है। बीजेपी की सरकार बन रही है, अवध ओझा जी जीतेंगे नहीं जीतेंगे पड़पड़गंज से? क्या हुआ? अवध ओझा। नहीं, वो इंडिविजुअल का नहीं करते। जब तक देखिए क्या होता है कि इंडिविजुअल जब तक मेरे पास नहीं आता है, ये ज्योतिष की मर्यादा है। अच्छा, ओके, समझ गया। ज्योतिष की मर्यादा है, कोई व्यक्ति आए, आप उसे देखो, उसको बताओ बिना उस तरह से। और एक जो प्रश्न पूछने वाले का स्टेक होना चाहिए। राइट, हाँ समझ ये गया। ज्योतिष की मर्यादा है। आप अचानक आप पूछने आ जाओ यूक्रेन रूस में कौन जीतेगा, आई शुड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन अगर पुतिन आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि उसका स्टेक है। जिसका स्टेक लगा होता है, जिसका सब कुछ दाव पे लगा होता है, वो पूछने आएगा तो उसकी ज्योतिष पे बात कर सकते ज्योतिष ऋषियों ने कहा है कि ऐसे ही अफलातूनी बातें मत करो, दिस इज सीरियस बिजनेस। हैं। अच्छा, आप एक कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट लाए हो सर? एक्चुअली इसको, हाँ, ये शक्ति चक्र इसको कहते हैं। शक्ति चक्र। हाँ, इसका मैं आप लोग को फोटो भी दे दूंगा। हाँ। बेसिकली मैं करीब 30-40 साल से वास्तु कर रहा हूँ। 30 ईयर हो गए। क्या हुआ ना कि मेरा जो जन्म हुआ है, वो एक स्थान है विंध्याचल। विंध्यवासिनी देवी हैं, और पूरा भारत ना शक्तिपीठों में बटा हुआ है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी और बिहार की देवी है वह, ठीक है ना। तो धार्मिक जो हिंदू धार्मिक स्थान होते हैं, उनकी एक विशेष बात होती है कि वहां पर हमेशा बहस होती रहती है। धार्मिक के वो अब कोई बुरा नहीं मानता है, क्योंकि जो भारतीय जो चिंतन है वो उसका एक है, वादे वादे जायते तत्वबोध। वाद शब्द से बात कहते हैं, बात कर रहे हैं तो वाद है वह संस्कृत का। वाद, हमने वाद किया, आपने प्रतिवाद किया, फिर अंत में एसेंस डिस्टिल होके निकलेगा। तो जो भी धार्मिक स्थानों पहले रहे हैं, अब थोड़ा सा ज़्यादा यात्राएं ज़्यादा हो गई हैं, बातचीत कम हो गई है, लेकिन उस समय बहुत ही ज़्यादा बातचीत होती थी। और विंध्याचल ऐसा एकमात्र हिंदू धार्मिक स्थान है जहाँ वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग होती है जो भक्ति साधना कर रहे हो, वाम मार्ग बलि भी दे रहे हो, तंत्र मंत्र कर रहे हो, दोनों का वहाँ है। तो अलॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन होते रहते थे। तो वहाँ मैंने पैदा हुआ, उस मंदिर के माहौल में, वहाँ के स्थानीय माहौल में। तो धीरे धीरे आपको क्या होता है कि समझ में आने लगता है कि कोई चीज़ अंतिम सत्य नहीं है, और आपके अंदर तर्क करने की, अगर प्रतिभा आपके अंदर है तो तर्क करने की, बहस करने की, सत्य शोधन करने की, संसाधन करने की एक प्रवृत्ति जाग जाती, जो मेरे अंदर जाग गई। तो जब बचपन में मेरे घर तमाम किताबें भरी पड़ी है, लाइब्रेरी बहुत समृद्ध है। तो धीरे धीरे करके, तो बहुत बचपन से ही मेरे अंदर वो बात आ गई, और उसको पढ़ाना, पढ़ना, ये करना। तो ये ज्योतिष वास्तु एक काल ऑफ दी लाइफ था। मैंने बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रीज है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इसके अलावा भी काम किया है, लेकिन बहुत बाद में जाकर के मैंने ब्रेड एंड बटर बनाया। लेकिन पढ़ाना और ज्ञान को बांटना बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दिया था मैंने। तो फिर 20-25 साल पहले क्या हुआ कि वास्तु जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है अमेरिका में, और वहाँ वो फेंग शुई नाम से लोकप्रिय है। फेंग शुई। वो चाइना से आया। तो हुआ क्या कि लोगों को मालूम नहीं है, एक बोधि धर्म हुए थे, पल्लव बोधि धर्म। हाँ, बोधि धर्म। वो राजकुमार थे, वो चीन गए लेकर ज्ञान का पिटारा लाद वाद करके तो वास्तु में लेके गए। तो चीन का एक वास्तु ऐसा, चीन का वास्तु ऐसा है कि जो भी आप दोगे उसका शॉर्टकट वो बना लेंगे। वो चाहे आपका आईफोन हो और चाहे वास्तु हो। तो उसका बना बनू करके उन्होंने कुश्ती का, उन्होंने जूडो कराटे और ये ताइक्वांडो बना दिया, और वास्तु को उन्होंने फेंग शुई बनाया। तो फेंग शुई इज वेरी प्रैक्टिकल। तो मैंने क्या किया कि स्टूडेंट्स, मुझे भी लग रहा था कि अब विद्यार्थियों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, तो मैंने रेडी रेकनर बनाया। इसमें वास्तु फेंग शुई का रेडी रेकनर है कि आराम से इसका उपाय कर लो। ये बहुत ही लोकप्रिय। हाँ, देखिए इसको, ये तमाम रंग बिरंगे बिखरे हुए हैं, लेकिन हर चीज के पीछे एक तर्क है। और आज इसको मैं फोटो दे दूंगा आपको। फोटो लगाएंगे ना, तो मैं तो देख रहा हूँ। मैं अच्छा फोटो दे दूंगा। तो हुआ क्या है कि इसमें जो है,
अब देख लीजिए, आपने इसको, वो मेरे को लग रहा है कि 16 डायमेंशन में इसको आपने वो किया। हाँ, 16 और 32। 16 और 32 हर एक उस पे, और मतलब कौन सा डायरेक्शन किस चीज के लिए, मतलब अपने पूरे शरीर से मिला के, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हाँ, एकदम एकदम मिला है। एक्चुअली यह विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ है। हाँ, वो उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है, उसका आधार ये है, लेकिन जो इसमें कलर्स किए गए उसका आधार फेंग शुई है। तो ये मैंने यूनिवर्स को दे दिया, लेकिन मैंने बहुत बाद में इसका पेटेंट भी करा लिया। आज कम से कम 1000 लोग इसको सेल करते हैं, इसको। और आज तक मैंने किसी से पेटेंट नहीं मांगा है। लीगल नोटिस तभी मैं देता हूँ जब इसको डिस्ट्रॉय कुछ करके उल्टा सीधा बिना समझे बुझे कोई करता है, तुरंत लीगल नोटिस देता हूँ कि तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि एक भारतीय परंपरा में ऋषि रीढ़ होता है, मातृ रीढ़, पितृ रीढ़, देव रीढ़, जो है ऋषि रीढ़ होता है कि कैसे अपने ज्ञान में योगदान कैसे दिया, कि यह मेरा ऋषि रीढ़ से उड़ होने का तरीका है। और आज ये वास्तव में पूरा का पूरा ये बहुत अच्छे ढंग से इसको लोग प्रयोग करते हैं। और कोई भी इसी की बात करेगा, आप देखेंगे फला वास्तु तमाम बातें, लेकिन उसके पीछे यही सोच होगी। कब वो लोग जानते भी नहीं कि ये कलर रंग क्यों है, वो सोचते वास्तव में ये फेंग शुई में है। कलर रंग फेंग शुई में। एक्चुअली क्या होता कि जैसे रामायण में आप जब दशरथ को हुआ, राम को बुलाना हुआ कि वनवास देंगे, तो आप ऐसा नहीं कहते बगल कमरे से राम को बुला लाओ, बोलते राम को उनके महल से बुला के लाओ। तो प्राचीन काल में क्या होता था, हर व्यक्ति का अपना भवन होता था, वास्तु संभव था। लेकिन आज तो संभव नहीं है ना। अगर दशरथ को हिंगोगे तो बगल के रूम जो है राम को होगा। तो वो हमारे यहाँ उपाय नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि आदर्श एक मकान बन जाएगा, लेकिन आज संभव नहीं है। फेंग शुई वालों ने इसका समाधान ढूंढ लिया था, इसलिए वास्तु ग्रंथ जितने भी हैं उसमें उपाय नहीं है। और यही कारण है कि उपायों के नाम पर ठगा जा रहा है लोग को, क्योंकि ग्रंथ में है नहीं। आप कुछ उल जरूर बेचने लगोगे, कुछ जो बताने लगोगे, काला रंग कर ले, कर लो, को लो, यहाँ लगा लो, बिल्ली लगा लो, ये कर लो, कर लो। तो ये उपायों को भी मानकीकरण करने का ये सबसे पहला प्रयास था। बहुत बढ़िया सर। आपकी कंपनी का नाम है astrodevam.com। मैं आपकी कंपनी के बारे में कोई डिटेल बात नहीं करूंगा। अगर हमारा कॉन्वर्सेशन लोगों को पसंद आएगा, वो खुद जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। एक्चुअली अष्टोदेवम क्या था ना, कि जब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हम लोगों ने पहली बार ऐसा हुआ कि हमने केवल कंसल्टेशन देना शुरू किया। सर्विस देखिए, आज जो आप कुछ सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सर्विस सेल करने के लिए आए। हमने अपना जो भी था, मेरी पत्नी ने जो कर रही थी, हमने कहा नहीं, एक ज़रूरत है कि एक सीरियस बिजनेस है यह। और बड़ी हैरानी की बात है, मेरे से वास्तु का हम लोग पूरी बातें वास्तु पे कर रहे हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में 4 से 5 लाख वास्तु कंसल्टेंट हैं। और शायद डॉक्टर और वास्तु कंसल्टेंट गिनेंगे, एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट बराबर आएंगे। ठीक है, वरना एक पत्थर मारो तो एक वास्तु कंसल्टेंट पे गिरेगा, या दिल्ली में। एस्ट्रोलॉजर गिरेगा। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ। तो किसको डॉक्टर कहते हैं? जो एमबीबीएस की बेसिक डिग्री किया हो, या बीएमएस किया, बीएचएमएस किया हो, जो भारत सरकार की डिग्री जो हो। क्या आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख करके दवाखाना खोल सकते हैं क्या? नहीं खोल सकते हैं। क्या होगा? केस हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, जेल पुलिस हो वाले पकड़ सकती लेंगे। है, हाँ। ज़्यादा संभावना है, अनलेस यू बाईपास द सिस्टम। तो लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो सबसे ज़्यादा व्यापक है, इसी तरह से कोई लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, कोई आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो जो ये एस्टेब्लिश प्रोफेशंस हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट को बड़ा मामला खराब हो गया है। 4 से 5 लाख में अगर आप गिनेंगे तो 4 या 5 मुश्किल से होंगे जिनके पास कोई एस्ट्रोलॉजी या वास्तु की डिग्री होगी। और उसमें से 4-5 लाख, 50,000, 1 लाख का तो मैं डॉक्टरेट किया है। उनसे पूछोगे ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन तो उन्होंने किया नहीं है। और भारत में डॉक्टरेट करने के लिए पहले मास्टर्स करना पड़ता है, तब आपको करना पड़ता है। तो ये सारा क्या हो गया है, गोरख धंधा हो गया है। तो अष्टोदेवम हम लोगों ने उस सोच के साथ उसको लॉन्च किया कि प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है और इसमें करेंगे हम लोग। अच्छा, जब करने लगे तो पता चला, हमने लिखा प्रिस्क्रिप्शन कि आप ये रत्न पहन लो, रुद्राक्ष पहन लो, या ये मंत्र करो, ये करो। अब पता चला वो पक्का रहा कि फायदा नहीं हुआ। तो देखे रुद्राक्ष हो तो नकली रुद्राक्ष पहने हुए हैं, रत्न कुछ अजीब सा पहने हुए हैं। फिर वी आर कंपेल्ड, विवश हो गया कि अब ये भी बेचना है। अब बड़ा पीड़ादायक था, क्योंकि हम बेचने नहीं आए थे मार्केट में, हम तो आपको सर्विस देने आए थे, अच्छी सलाह देने आए थे, काउंसलिंग करने आए थे। लेकिन वो भी करने लगे। और सबसे पहले हम लोगों ने किया, भारत ने सबसे पहले जो
ISO सर्टिफिकेशन लिया। हमारी सबसे पहली वेबसाइट थी जो सिक्योर्ड वेबसाइट थी, आप देखेंगे यस लिखे HTTP यस लिखा जाता है। फिर हमने क्या किया, जैसे ज्वेलर के यहाँ जाओगे वो पुखराज दिखाएगा, ये इतने पुखराज है, फिर आप पूछोगे ये वाला पर्सन क्या रेट बताएगा। हमने स्टैंडर्डाइज किया, हर जेमस्टोन्स को, हर रुद्राक्ष को कोडिफाई किया कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म यहाँ आना चाहिए। हर पीस हमारे यहाँ उसका कोड है, उसका एक रेट है, उसका मार्किंग है, एक से दूसरा नहीं कर सकते, पता चला कि कुछ करके। तो ये बड़ा हमने प्रोफेशनल वो किए, बाद में और लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब हम अकेले बचे हुए हैं। लेकिन हमने ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित ऐसा किया कि एक किसी पर्सन को सर्विस चाहिए, ऑथेंटिक चाहिए, तो कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, तो अस्ट्रोदेव आए। अच्छा, आप स्टार्टअप को कैसे हेल्प करोगे फिर? देखिए बड़ा अच्छा है कि भारत सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रही है, तो हम लोगों ने कुछ ऐसे कॉर्पोरेट टूल्स बनाए हुए हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट, जैसे मैंने लोगों की कई बार बात की, तो वी आर एस्टेब्लिश इंटरनेशनली कि लोगों के लिए कि लोगो देंगे, जैसे आपका सिग्नेचर है, हम लोग कहते हैं सिग्नेचर जेनेटिक कोड होता है पर्सन का और इसको प्रूव किया सकता है। ऐसे ही लोगों का आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, लोगों ने जो सर्विसेज ली है, टेस्टिमोनियल देख सकते हो, उनकी ज़िंदगी में कमाल कर दिया। एक लोगो किसी कंपनी का जेनेटिक कोड होता है, उसके कलर, उसका शेप, ये वो जो है सारी चीज़ें होती हैं और ये हर ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होती है। और मैं बहुत एक छोटी-सी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में कौन है? इन्फोसिस, एक्सेंचर, TCS। इन्फोसिस, टीसीएस तो है और कुछ हो सकता है इनमें से मेरे क्लाइंट भी हों, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज हो, हाँ। ठीक है ना? पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी का लोगो जो उसका इलेक्शन सिंबल उसका लोगो होता है। बीजेपी का एक इलेक्शन सिंबल है, लोगो है, क्या है वह? कमल का लोगो है खिलता हुआ बीजेपी का, उसका कलर क्या है? ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर है। आप एक डिफाइनिंग मोमेंट है इंडियन हिस्ट्री का, जब मोदी जी लोकसभा का इलेक्शन लड़ने आए थे, उन्होंने वोट डाला और ऐसे उंगली के थे, आप पुराना रिकॉर्ड देखिएगा, एक व्हाइट कलर का कंबल उनके यहाँ लगा हुआ था। अब आज इलेक्शन हो रहे हैं, आप पूरी मीडिया में देखिएगा कि मोदी जी का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि केसरिया कलर इस्तेमाल नहीं करना है, व्हाइट कलर का लोटस इस्तेमाल करना है। व्हाइट कलर का लोगो। व्हाइट कलर का कितना बड़ा उन्होंने, और उस दिन से बीजेपी ने, पहले उन्होंने गुजरात में एक्सपेरिमेंट किया था, आज यहाँ किया है। उसके पीछे और भी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन जिस दिन से व्हाइट कलर इस्तेमाल करना किया, बीजेपी को आज कोई हिला नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि उनके जो ऑफिशियल जो उनका वेबसाइट है, वहां पर भी लीगल पर्पज से उन्होंने कॉर्नर में एक केसरिया बना रखा है, लेकिन मेजर जो बड़ा वाला कमल दिखता है व्हाइट दिखता है। ये लोगों की इतनी बड़ी पावर होती है। तो हम लोगों ने इस लोगो को स्टार्टअप्स के लिए, एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के लिए इंडिया ने समझ के इस्तेमाल किया है। फिर आपने बीच में बात की थी फ़ोन नंबर्स की, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का शेप और कलर क्या हो, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। कैसे सबकॉन्शियस, लाइफ बॉय साबुन का मैं बहुत एग्जाम्पल, एवरीवन हैज सीन, सबने देखा हुआ है, लाल कलर का रेक्टेंगल होता था लाइफ। पार्ले जी के बारे में बता दो। पार्ले जी बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की। पार्ले जी का जो लोगो है, ये तो पार्ले जी का लोगो कभी भी पार्ले जी स्टेटस सिंबल नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा स्टेटस सिंबल। कभी आप अपनी जिंदगी में अगर यही लोगो रहा, आप कभी इस टेबल बैठ के नहीं कहोगे आज मैंने पार्ले जी खाया था। वो बहुत बड़ा है। तो हर लोगों, आप बड़ा बनना चाहते हो, ये रिस्पेक्टेबल बनना चाहते हो, महंगा बनना चाहते हो, ये हम पूरा स्टडी करते हैं और बहुत उस पे मेहनत करके हमने एक लोगो शास्त्र जो है हमारा वर्ड है, लोगो शास्त्र, इट वी हैव क्रिएटेड ए साइंस बिहाइंड दैट। और वर्ल्ड में सबसे पहली बार हमने 20 से 30 लाख लोगों वर्ल्ड के एनालिसिस किए और उन पर पैरामीटर बनाया, उनको योग, तंत्र, इन सब चीज़ जोड़ दिया, सिम्बोलॉजीज जोड़ दिया। सिम्बोलॉजिकल इंडिया नहीं, अभी हमने एक मेक्सिको की कंपनी को लोगो दिया, उसमें ग्रीक सिम्बोलॉजी का यूज किया है और दे आर हाईली सक्सेसफुल। हल्दीराम का एक तो लोगो मतलब आप लोगो बनाने में हेल्प करते हो लोगों को, ताकि नहीं ये नहीं नहीं, कंपनी हम बड़ी, बना, हम डिलीवर करते हैं। आप बना के दोगे। एक एग्जांपल दूंगा, हल्दीराम का लोगो, हल्दीराम एक जमाने में बिकने वाली थी 25 करोड़ रुपए में पेप्सी को। उसके बाद उन्होंने एक लोगो बदला, उन लोगों में किसी को मालूम नहीं है और मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बनाया है, जो है आप दे रिकॉर्ड में बताऊंगा स्टोरी क्या है। उसमें एक ऐसे ऐसे से बना हुआ है, पीछे छिपा हुआ है, वह गणेश जी का पास है। गणेश जी से कस्टमर्स को, अपने भक्तों को खींचते हैं, वह उसमें इम्बाइब किया, उस दिन से हल्दीराम वापस नहीं मुड़ा है। तो ऐसे इन नंबर ऑफ कंपनी, बायजू का बिगड़ा तो जो है क्या हो गया, बायजू का जो उन्होंने बनाया उन्होंने, उनका क्या हो गया। तो इस तरह से जो हम पूरी सब प्रोडक्ट डिजाइनिंग, लाइफ बॉय अच्छे था, आज लाइफ बॉय फेल हो गया क्योंकि लाइफ बॉय की जरूरत खत्म हो गई है। अब लाइफ बॉय क्या कर रहा है, वो जो सॉफ्ट बना रहा है,
आपने देखिएगा उसमें उसने सॉफ्ट एक गुजेड़ा है, जो है गोल गोल सा, और कलर भी उसने लाइट किया है। राइट। तो ये बात तो पहले अगर हमसे संपर्क किए होते तो बहुत पहले बताया था कि हम आपको बदलने की जरूरत है। तो अभी हमको भी कंसल्ट कर देना। तो आचार्य जी, मैं आपसे आज प्रणाम चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, कमिंग इन दिस शो।